हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। तो दोस्तों, आई एम हेयर बैक अगेन विद अनदर मॉक टेस्ट और इस बार जो मैंने मॉक टेस्ट बनाया है उसका डिफिकल्टी लेवल 4 रहने वाला है आउट ऑफ 5। यानी एक बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग गेयर अप हो जाइए, अपना रजिस्टर्स निकाल लीजिए, 1 to 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है जैसे कि हमारे सारे मॉक टेस्ट का रहता है। आप क्वेश्चंस को देखें, वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर्स को अपने रजिस्टर में मार्क करें, उसके बाद वीडियो को चलाएं और फिर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। ऐसे करते करते आप 100 क्वेश्चंस करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों को इस मॉक टेस्ट में टाइम करने की जो लिमिट है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 hour 45 minutes तक रह सकती है। तो आप लोग ज़रूर अपने टाइम को भी नोट करें, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ और इसके अंदर एप्टीट्यूड के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और साथ के साथ बहुत दिमाग को आपको बहुत सारा लीगल जो हमारा पॉलिटी है उसके लीगल जीके है और पॉलिटी है, दोनों के ऊपर काफ़ी इसके अंदर जोर दिया गया है। तो फिर बिना किसी समय को बर्बाद करें, आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉक टेस्ट सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन को लेकर। और मेरे को कमेंट से लेकर मेल तक हर व्यक्ति यही पूछ रहा है कि सर मॉक टेस्ट कहाँ से करें, मॉक टेस्ट कहाँ से करें। मुझे पता है ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट पेड हैं और जो कुछ ऑनलाइन हैं वो करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। ये मेरा 3rd मॉक टेस्ट है इस चैनल पे और अगर आपने मेरे पहले के 2 मॉक टेस्ट नहीं करे तो प्लेलिस्ट में जाइए और मॉक टेस्ट की जो मेरी सीरीज है उसके अंदर पीछे दिए गए 2 मॉक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट के लिए अब बिना किसी समय को हम बर्बाद करें शुरू करते हैं। आइए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज आरटीआई एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2005। आरटीआई एक्ट जो है वो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे 2005 में आया था। आरटीआई जो पहले है इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से जाना जाता था। मेरे सारे वीडियोस का और मॉक टेस्ट का यूएसपी रहता है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस बनाने का ट्रिक देता हूं और बताता हूं कि इस क्वेश्चंस के अंदर से और कौन कौन से पैरेलल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप आरटीआई के क्वेश्चन देख चुके हैं तो आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आरटीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए आप आरटीआई को लेके बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाए। जैसे कि आरटीआई का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो इस समय कौन है और आरटीआई को पे करने के लिए कितने रुपीस की इस समय फीस देनी पड़ती है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था पीएम केयर फंड, वो आरटीआई के अंदर नहीं आता। तो ऐसे कुछ आरटीआई से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएं। दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शंस ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों, इसका आंसर है कैलकाटा हाई कोर्ट। दोस्तों, हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी खुद की हाई कोर्ट नहीं है और उनकी हाई कोर्ट्स दूसरी स्टेट्स की हाई कोर्ट्स द्वारा गवर्न की जाती हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, ऐसे बहुत सारे यूटीज हैं। आप इनके बारे में जरूर पढ़ें कि लक्षद्वीप को कौन सी हाई कोर्ट मैनेज करती है, दादरा नगर हवेली को कौन सी हाई कोर्ट मैनेज करती है, दमन एंड दीव को कौन सी हाई कोर्ट मैनेज करती है, पुडुचेरी को कौन सी हाई कोर्ट मैनेज करती है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इनको कौन कौन सी हाई कोर्ट्स मैनेज करती हैं। सो दोस्तों, अगला 3rd क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म विलेज पंचायत। दोस्तों, इसका आंसर है ए, आर्टिकल 40। आप लोगों को पता होगा डीपीएसपी के अंदर मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों तो ऐसे हैं जिसको आपको पूरा करके जाने की पूरी जरूरत है। अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको इन्हें गहराई में पढ़ने की जरूरत है। तो आर्टिकल 40 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को विलेज पंचायत फॉर्म करने के लिए। 4th क्वेश्चन है द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इंडिया वाज क्रिएटेड इन। सो दोस्तों, 1772 इज द राइट आंसर। कलेक्टर की पोस्ट पहली बार इंडिया में कब क्रिएट की गई थी? तो आंसर इज 1772। अगला क्वेश्चन है द सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों, इसका आंसर है 21st अमेंडमेंट। दोस्तों, ओरिजिनली इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो कितनी थी? 14 थी। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आप इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देंगे तो इसके अंदर लिखा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस शेड्यूल के अंदर आती हैं? 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं। दोस्तों, 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होने के बाद 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके इंडिया के अंदर, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर और ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। करंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर 22 हैं।
3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो 21 था। बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में आप पढ़ें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से और 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए जिसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, और कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ी गई। 14 के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा जोड़कर, मैंने 22 बता ही दिया, तो 8 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस और जोड़ी गई। अब बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आप पढ़ें और बताएं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन से थे और उनके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ साथ आप ये जरूर पढ़ लें कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो मेजरली कहाँ बोली जाती हैं। जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज है डोगरी, तो अब आप लोगों को होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे डोगरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो किस स्टेट में बोली जाती है। दोस्तों 6th क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डैश अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फाइनेंस कमीशन को इंडिया में कौन बनाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 280 को आप लोगों ने जरूर पढ़ना है। मैंने अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 वीडियोस बनाए हैं और उसके अंदर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 280 जो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है वो दिया गया है। फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है और कौन उसको फॉर्म करता है, उसका आंसर तो डी प्रेसिडेंट है। मगर फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है और वो क्या रिकमेंडेशंस करते हैं, ये आप लोग जरूर करके जाएं, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन की फाइनेंस कमीशन के ये ऐसे आपसे पूछ लेंगे कि फाइनेंस कमीशन नीचे दिए गए बताएं कि फाइनेंस कमीशन के कौन से रोल्स नहीं है, तो उसके अंदर फाइनेंस कमीशन के कुछ वर्क दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं। तो फाइनेंस कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको जरूर करें। कितने ईयर्स के अंदर फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है ये भी जरूर करें। फंडामेंटल आर एनरिच्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं, तो आंसर इस पार्ट 3। दोस्तों पार्ट्स जरूर करके जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं और मैंने आपको उसको करने का ट्रिक भी बताई थी लास्ट टाइम कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है मॉक टेस्ट की, उसके अंदर आप उस ट्रिक को भी जरूर पढ़ सकते हैं जाके। दोस्तों टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इज डेल्ट बाय विच आर्टिकल इन क्वेश्चन। अब नीचे इन सारे आर्टिकल्स को जो आपको दिए गए हैं इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसके अंदर टेम्परेरी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस की बात करी गई है। तो दोस्तों 148, 136, 361 नहीं है, इसका आंसर है बी आर्टिकल 370। आप लोगों को पार्ट्स अगर आप करके जाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 21st पार्ट के अंदर बात की गई है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की, और आप 21st पार्ट जब खोलेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि आर्टिकल 370 उसी पार्ट के अंदर आता है, तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज, दोस्तों टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज 5 years। गवर्नर और प्रेसिडेंट के मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर वेरी वेरी सिमिलर, जैसे कि प्रेसिडेंट की टर्म 5 year होती है फिक्स और गवर्नर की टर्म भी उसी प्रकार से 5 year फिक्स होती है। यूजुअली गवर्नर्स को बहुत ज़्यादा रोटेट किया जाता है, इसलिए उनकी टर्म कभी भी बहुत ही हार्डली ऐसा होता है कि किसी गवर्नर की टर्म पूरी 5 साल पूरी हो, इसलिए लोगों को उनकी टर्म के बारे में नहीं पता रहता और ये क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है और लोग इसमें मार्क कर देते हैं डी नन ऑफ दीज। बट गवर्नर की जो ऑफिशियल जो टर्म होती है वो 5 years की होती है, तो आप इसको जरूर याद करके जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोस्तों आंसर इज जीवी मावलांकर। इसको याद करेंगे, गणेश मावलांकर इनका नाम था। वो कहते हैं ना श्री गणेश करना चाहिए किसी भी काम को, तो हमारे जो लोकसभा का श्री गणेश जो हुआ था वो गणेश मावलांकर से हुआ था। दोस्तों ऐसे करके आप लोग ज़रूर पढ़ें कि हमारा जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था, दोस्तों फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था। ये फर्स्ट जो है ना हमारे पार्लियामेंट के जो फर्स्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो फर्स्ट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्पीकर कौन था, फर्स्ट कौन था, प्रिसाइडिंग कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़े। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रिसाइडिंग स्पीकर कौन था जिसने फर्स्ट स्पीकर को स्वर्न इन करा था। तो दोस्तों डू गो एंड डू दीज क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, दोस्तों देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। रिसेंटली कौन सी हाई कोर्ट अभी रिसेंटली बनाई गई है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरूर करके इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि रिसेंटली कौन सी हाई कोर्ट इंडिया में बनाई गई है, किस स्टेट की। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर फॉर मिजोरम, दोस्तों मिजोरम के अंदर कितनी लोकसभा सीट है, देयर इज 1। आप जरूर करें कि कितनी स्टेट्स में कितनी लोकसभा सीट है। आप लोगों को दिल्ली के पता होगा, यूपी का पता होगा, इस तरीके से कुछ अच्छी स्टेट्स का आपको पता होगा। हाईएस्ट लोकसभा सीट्स किस स्टेट के अंदर है, यूपी के अंदर है। सेकंड हाईएस्ट किस स्टेट के अंदर है, हाईएस्ट तो सबको पता होगी। सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, क्या वो बंगाल है या महाराष्ट्र है या बिहार है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन निकालेंगे तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और प्रिपेयर कर पाएंगे। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। सो दोस्तों न्यू स्टेट बनाने के लिए किस शेड्यूल को जो है अमेंड किया जाता है। देखिए यहाँ पे शेड्यूल्स दिए गए हैं, सेकेंड, फर्स्ट,
5th और 3rd। आप लोग देखेंगे कि सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या आता है। आपको पता है रेम्यूनराइजेशन आती है, किन किन पोस्टों भी आती है, वो आपके लिए होमवर्क है। 5th शेड्यूल के अंदर क्या आता है, 3rd शेड्यूल के अंदर क्या आता है। आपको अगर शेड्यूल्स आप ढंग से करके कहें तो आपको पता होगा कि जो स्टेट्स हैं वो 1st शेड्यूल के अंदर आती हैं। इंडिया एंड इट्स स्टेट्स जो है वो 1st शेड्यूल के अंदर आती है। तो आपको पता है कि अगर हम स्टेट कमेंट कर रहे हैं तो हमें किस शेड्यूल कमेंट करना है, 1st शेड्यूल को। यानी अपने शेड्यूल्स अगर ढंग से करें हैं, जो इंडिया के शेड्यूल्स हैं, तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स हैं अगर आपने ढंग से करे हैं तो फिर आपको एक क्वेश्चन इजी लगेगा और आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। दोस्तों अगला है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन द रिकमेंडेशन ऑफ। सो दोस्तों इसका आंसर है डी, कैबिनेट मिशन। दोस्तों आप लोगों को द रोड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना भी बहुत जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में को बनाने के लिए कौन कौन से हम लोगों ने एक्ट्स और कौन कौन से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए जो मिशंस और बिल्स थे उनको हम लोगों ने यूज़ करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप उसको ज़रूर प्रिपेयर करें। अगर आप लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1935 जो जीओआई का एक्ट है उस एक्ट से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो हम 1935 को ज़रूर करके जाएँ। Which article of Constitution permits Supreme Court to review its own judgment? इसका आंसर है फर्स्ट आर्टिकल 137। मैंने आपको फिर से बताया था 124 से सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स शुरू हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 124 से लेकर उसको ज़रूर करें। पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशरी के पार्ट है उसको आप ज़रूर कंप्लीट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो कोई ना कोई वैल्यू इंपॉर्टेंस की होल्ड करते हैं। मेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में आप जाएँ, उसके अंदर मैंने सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट उनको मैंने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो का। Which amendment of Indian Constitution has abolished the nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha and Legislative Assembly? So दोस्तों 104th Amendment Act, मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दे दूंगा। 104 रिसेंट अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो डू प्रिपेयर द लास्ट 5 अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि हमारे DU LLB के एग्जाम के अंदर उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर एक्सचेंज के ऊपर हुए गए हमारे अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछ लिया था। तो लास्ट 5 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन 16 का आंसर, जो कि है D104। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो दोस्तों इन टर्म्स ऑफ एरिया लद्दाख इज द लार्जेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी, बट अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल वोटर्स तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंसी है मलकजगिरी। मलकजगिरी किस स्टेट के अंदर आती है, ये आपका होमवर्क है, आप पता करें। मलकजगिरी जो इंडिया की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है इन टर्म्स ऑफ वोट्स, वो किस स्टेट के अंदर आती है और उसमें कितने वोट्स हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिएगा। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वाज क्रिएटेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953? सो दोस्तों द आंसर इज बी, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी। सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी थी, हिंट दे देता हूं, साउथ इंडिया की बनी थी। किस एजुटेशन के बाद बनी थी, ये आपने पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एजुटेशन के बाद फर्स्ट स्टेट बनी थी, और रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो आया था उसके अंदर कितनी स्टेट और यूटीज बनी थी, उसका आंसर तो मैंने आपको दे दिया है, दैट इज 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। Which of the following rates can be issued against a private individual? दोस्तों प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट कौन सी रेट दी जाती है? दोस्तों आप देखें इसमें हबीस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, मैंडमस है, सर्शरी है। आप देखेंगे तो जो हबीस कॉर्पस है वो दी जाती है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, और हबीस कॉर्पस का मतलब प्रेजेंट द बॉडी, यानी कोई भी बंदा जब नहीं मिलता या कहीं ना कहीं उसको अनऑफिशियल कस्टडी में लिया जाता है तो हबीस कॉर्पस जो रेट है वो लगाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दोस्तों इसका आंसर है बी, आर्टिकल 21। आप मेनका गांधी का केस अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब जब्त किया गया था बाय दी जनता पार्टी गवर्नमेंट, तो उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर ही इसको अपील किया था कि उनको उनका पासपोर्ट दिया जाएगा क्योंकि वो अब्रॉड ट्रेवल करना चाहती है, और कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया था। और आर्टिकल 21 तब से पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड के लिए भी जाना जाता है। और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। तो आप ये आर्टिकल जो फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं इनको जरूर करके जाएं।
21 according to Criminal Law Act 2013, the right of private defense of body extends to the voluntary causing of death or any other harm to assistance if the offense which occasioned the exercise of the right is the act of. तो ये कह रहे हैं कि right to private defense जो बॉडी का एक्सटेंड कर दे दूसरे बंदे के मर्डर तक, मतलब दूसरे बंदे की किलिंग तक के लिए, तो वो कौन सा है इनमें से? यानी आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी बंदे का खून कर दें, वो किस केस में हो सकता है? अब नीचे हम लोग देखते हैं स्टॉकिंग तो नहीं हो सकता। स्टॉकिंग होता है किसी का पीछा वीछा करना, आप उसके लिए किसी का खून नहीं कर सकते। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कभी ऐसा नहीं कहेगा। वॉयरिज्म देख के आप लोग कंफ्यूज होंगे, बट वॉयरिज्म होता है किसी बंदे को देखकर अपने अंदर सेक्सुअल उत्तेजना को बनाना, एक तरीके से सेक्सुअल डिजायर्स को अराउजल होना किसी बंदे को छुपके से देखकर, और उसको पता नहीं है वो बंदा प्राइवेटली कहीं पर है और आप उसको देख रहे हैं, उसे वॉयरिज्म कहा जाता है। दोस्तों एसिड अटैक इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एसिड अटैक अगर आप पे होने वाला है तो आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर किसी का खून भी कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्राइवेट डिफेंस के अंदर दूसरों को मर्डर करने के लिए ऐसे बहुत भी सारे और क्राइम हैं जिनके अंदर आप कर सकते हैं। उन क्राइम्स की लिस्ट जरूर बनाएं, क्योंकि जैसे आज इसमें एसिड अटैक का ऑप्शन आया है, वो कल आपको किसी और चीज का ऑप्शन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम अ वुमन इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर 354A। दोस्तों 354A के अंदर आप किसी से भी सेक्सुअल फेवर मांगेंगे तो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आप अंदर हो सकते हैं। 354B, 354C, 354D, इनको पढ़ेंगे कौन कौन से अपना जो वुमेन्स के साथ करी गई चीज़ों के लिए कौन से क्राइम इनके अंदर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम रेप की बात करते हैं 376A, 376B, C, D, E, तो उस तरीके से इसके अंदर 354 जो सेक्सुअल हरासमेंट के सेक्शंस हैं आईपीसी के अंदर, उनको जरूर पढ़ें। 354 के ए के अंदर क्या आता है, 354B के अंदर क्या आता है, सी के अंदर क्या आता है, डी के अंदर क्या आता है। क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकालें, तभी आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा एनहांस्ड होगी और ज़्यादा अच्छी होगी और आप बहुत अच्छा एग्जाम अपना देकर आ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 23, अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप इफ ही पेनिट्रेट हिज पीनिस टू एन एक्सटेंट इनटू द डैश ऑफ वुमेन। अगर एक मैन अपनी पीनिस किसी वुमेन के डैश में इंसर्ट करता है तो उसे रेप कहा जाता है। वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने 375 ढंग से पढ़ा है, 375 ढंग से पढ़ा है, बेसिकली उसके अंदर बताया जाता है सारा का सारा कि किस चीज़ को, किस एक्ट को किस कंडीशन के अंदर किया जाए तो उसे रेप कहा जाता है। तो 375 अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। रेप के सेक्शन को जरूर करें। मेरा इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी की वीडियो है, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे ज़रूर करें, क्योंकि आईपीसी के अंदर बहुत सारे क्राइम्स हैं, 400 से ज़्यादा सेक्शंस हैं, आप उसको सबको नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से उनको जरूर करें। और उसके अंदर मैंने रेप के सेक्शंस को बहुत ही कैटेगोरिकली डाला गया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। X and Y go to murder Z. X stood on the guard with a spear in hand but didn't hit Z at all. Y killed Z. अब X और Y दोनों मर्डर करने गए थे, तो अब वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या सिचुएशंस होंगी। ओनली Y is liable for murder of Z? नहीं। X and Y both are liable for murder of Z? Yes। इसका आंसर B है। जॉइंट लाइबिलिटी के अंदर आप लोगों का जब कॉमन इंटेंशन था कुछ करने का, तो और आप उस इंटेंशन के रूप में एक एक्ट तक करने पहुंच गए वहां पे, तो आप दोनों जॉइंट लाइबिलिटी के अंदर उसके लिए लाइबल होंगे। और इसका आंसर बी है। एक्स एंड वाई बोथ आर लाइबल, क्योंकि जो वाई ने मारा है मगर एक्स भी हाथ में स्पीयर लेके खड़ा था, अगर जेड आ जाता तो एक्स भी उसे मार देता, इसलिए वो दोनों सेम ही क्राइम के लिए अंदर होंगे। अंडर सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स एज। अब ये आईपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर डेफिनेशंस दी जाती हैं, ये मैंने मेंशन करे हुए हैं अपने आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियो में। तो वो 45 के अंदर बताते हैं कि लाइफ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ अ एनिमल, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, बोथ लाइफ ऑफ इधर ह्यूमन बीइंग और एनिमल। दोस्तों हम आईपीसी के अंदर एनिमल से रिलेटेड किसी भी लाइफ के बारे में बात नहीं करते, स्ट्रिक्टली वो लाइफ जो रहती है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड रहती है। इसका आंसर है ए। 25 का आंसर है ए, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। लाइफ डिनोट्स इन सेक्शन 45 इज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड। सो दोस्तों इसका आंसर है B6। दोस्तों इंडियन पीनल कोड के अंदर 6 प्रकार की पनिशमेंट्स दी गई हैं, जिसमें से 5 दी गई हैं सेक्शन 53 के अंदर और 1 दी गई है सेक्शन 73 के अंदर, जो कि अ फॉर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। सेक्शन 73 के अंदर एक अलग से पनिशमेंट जो दी गई है। तो अगर आप इन दोनों सेक्शंस की पनिशमेंट्स को कंबाइन करें तो देयर आर टोटल 6 पनिशमेंट्स व्हिच हैव बीन गिवन अंडर इंडियन पीनल कोड। आप लोग इन दोनों सेक्शंस को जरूर पढ़ें, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स को जरूर पढ़ें, उन पनिशमेंट्स का
थोड़ा गहराई में ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि हर पनिशमेंट अलग अलग प्रकार से है। जैसे कि फ़ाइन हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, कैपिटल पनिशमेंट हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गया, नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट हो गया। इस तरीके से आप इन पनिशमेंट्स को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी, जो मैं आपको बता रहा था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। अब वो पूछ रहे हैं, अब आप देखिए इसमें कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है कि सेक्शन के अंदर वो पूछ रहे हैं कि सेक्शन 73 के अंदर जो प्रोवाइड की जाती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसका मैक्सिमम लिमिट क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपने सेक्शन नहीं पढ़ा होगा देन यू वांट टू सकम टू दिस क्वेश्चन, और आप एक नेगेटिव मार्किंग कराएंगे, या तो फिर आपका ये इजी सा क्वेश्चन अगर आपने सिर्फ एक सेक्शन पढ़ लिया होता जिसका आंसर आपको पता होता, उसको आप मौके को खो देंगे। तो इसका जो आंसर है 227 का वो है सी। देयर आर 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा कोई भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती, और वो भी कंटिन्यूसली 3 महीने की नहीं होती, गैप दे दे के होती है। तो आप ये ज़रूर पढ़ें कि गैप्स कितने दिनों का होता है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनाना ही इन मॉक टेस्ट का एक यूएसपी रहता है। आप जब भी कोई मॉक टेस्ट करें तो उसके अंदर 100 ही क्वेश्चंस होते हैं, मगर वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को 100 में से 200 तक लेके जाएं और साथ से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से बनाएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द मैक्सिम इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूसाट मीन्स। दोस्तों लीगल मैक्सिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। आप अगर लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली DOLB या क्लैट के लिए, मेक श्योर करें कि आप लीगल मैक्सिम्स करके जा रहे हैं। कम से कम 50 से 100 के करीब लीगल मैक्सिम्स करके जानी चाहिए आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। और मैक्सिमम मैंने नोट किया है पिछले बहुत सारे एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हुए कि जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो रिपीट ही करती हैं, और कुछ ही हैंडफुल ऑफ लीगल मैक्सिम्स हैं जो बहुत फेमस है हमारे एग्जामिनर्स के लिए, जिनको वो बार बार पूछते हैं। और इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसाट एक तरीके का वैसा ही मैक्सिम है जिसका मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन पीनल कोड, यानी आईपीसी बनाने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका प्रेसिडेंट कौन था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए आईपीसी किसने बनाया था। दोस्तों द पर्सन वाज लॉर्ड मैकॉली, और मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड मैकॉली इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे। अब इसी क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन आप कैसे निकाल पाएंगे, जैसे कि आपने इसमें आंसर देखा कि आईपीसी को बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम लॉर्ड मैकॉली है। तो आप लॉर्ड मैकॉली के बारे में थोड़ा सा पढ़े। मैंने बेसिक करा कि मैंने लॉर्ड मैकॉली का नाम सुना कि आईपीसी लॉर्ड मैकॉली ने बनाया, मैंने लॉर्ड मैकॉली के बारे में पढ़ा। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि इंडिया की पहली जो लॉ कमीशन बनी थी उसके चेयरमैन भी लॉर्ड मैकॉली थे। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियाज लॉ कमीशन। द आंसर इज ऑल्सो लॉर्ड मैकॉली। मगर उस लॉ कमीशन के बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लॉ का एंट्रेंस दे रहे हैं तो लॉ कमीशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन एक था और हमने उसमें से 2 अलग अलग चीज़ें निकाल ली, लॉर्ड मैकॉली के बारे में पढ़ने के लिए और लॉ कमीशन के बारे में पढ़ने के लिए। लॉ कमीशन कितने ईयर्स में बनती है, लॉ कमीशन का क्या काम है, लॉ कमीशन का करंट चेयरमैन कौन है, जैसे कि फर्स्ट चेयरमैन तो लॉर्ड मैकॉली थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, एंड डू मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंडर विच नेम द इंडियन पीनल कोड कम इनटू एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों आर्टिकल 370 के बाद अब सारे के सारे इंडियन एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हो गए हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो पहले आईपीसी का सब्स्टिट्यूट जम्मू कश्मीर में क्या था। दोस्तों था आंसर इज रणवीर पीनल कोड, एंड द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों रणवीर पीनल कोड जम्मू कश्मीर में आईपीसी का सब्स्टिट्यूट था, और उसी के बेसिस पे वहाँ पे क्राइम्स को होने के बाद सज़ा दी जाती थी, वो आरपीसी के अकॉर्डिंग दी जाती थी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज, दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी, प्रॉमिस और प्रपोजल। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऑफर। जब तक कोई ऑफर ही नहीं देगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही कैसे हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, प्रपोजल। प्रपोजल और ऑफर दोनों सेम ही चीज़ हैं, आप उनमें कंफ्यूज ना होएं। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल और लीगल जैसे क्वेश्चन है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट पर्सन टू सच एन एक्ट और एब्सटेनीज, ही इज सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल। ओके, अब फैक्ट क्या है, जो प्रिंसिपल आप लोगों ने देख लिया। फैक्ट क्या है, फैक्ट है रामानुजन टेलीग्राफ टू श्याम सुंदर राइटिंग विल यू सेल मी योर रोल्स रॉयस कार, टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस। श्याम सुंदर ऑल्सो रिप्लाइड बाय टेलीग्राम, और वो लोएस्ट कॉस्ट प्राइस जो उनकी कार का है, सेलिंग प्राइस उनकी कार का है वो बता देते हैं, वो लिखते हैं लोएस्ट प्राइस फॉर कार इज ₹20। अब रामानुजन इमीडिएटली सेंड करते हैं उनका कंसेंट और कहते हैं आई एम एग्री टू बाय द कार फॉर ₹20 लाख आस्क्ड बाय यू। श्याम सुंदर रिफ्यूज टू सेल द कार। सो दोस्तों आप प्रिंसिपल को पढ़े, उसमें कहते हैं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस
टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई है उस काम को करने के लिए या उस काम को ना करने के लिए जो इससे वो दूसरे बंदे का कंसेंट प्राप्त कर सके। यहाँ पे आप अगर नोट करेंगे तो श्याम सुंदर ने अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाई। जब रामानुजन ने उनसे पूछा कि रोल्स रॉयस का कार का लोएस्ट प्राइस क्या है, और वो आप देख सकते हैं उसका पहला क्वेश्चन रामानुजन का था विल यू सेल मी। उन्होंने जब अपना टेलीग्राम पे रिप्लाई किया तो उन्होंने कार का लोएस्ट प्राइस बताया, उन्होंने विल यू सेल मी का आंसर नहीं दिया, यानी उन्होंने अपनी विलिंगनेस ही नहीं दिखाई कि वो अपनी कार बेचना चाहते हैं। तो ये एक प्रपोजल नहीं होगा, और प्रपोजल नहीं होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो श्याम सुंदर ने रिफ्यूज करके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं करा है, और इसका आंसर जो है वो सी है। इट वाज नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वाज एब्सेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 33, अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मल रैशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल के बाद फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्स हुज यूजुअली देखिए क्वेश्चन में बता रहे हैं कि वो यूजुअली साउंड और स्टेट ऑफ माइंड में रहता है बट ओकेजनली अनसाउंड ऑफ माइंड हो जाता है। एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर वाई व्हेन ही वाज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड। मिस्टर वाई हैविंग कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट आफ्टरवर्ड्स वांट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर एक्स। दोस्तों अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो फीचर है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो एक छोटा सा मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ, ये है कि कोई बंदा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में हो सकता है, ठीक है, क्या पता उसे पीरियोडिकल तरीके से कुछ समय के अंतराल के अंदर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आता हो या मेंटल प्रॉब्लम होती हो, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उस टाइम पे अगर वो साउंडनेस ऑफ माइंड में है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। मगर अगर वो पूरी जिंदगी भर साउंडनेस ऑफ माइंड में रहा मगर उस समय कॉन्ट्रैक्ट के समय पे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में था तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मान्यता प्राप्त नहीं करता आईसीए यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब वो बता रहे हैं कि मिस्टर वाई was in unsound Mr. X was under unsoundness of mind, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर एक्स इंटू कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट इज अनसाउंडनेस माइंड व्हेन ही एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट, तो एक कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा, यानी ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला है द रेमेडी ऑफ कंपनसेशन गिवन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन। दोस्तों द आंसर इज सेक्शन 73। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, आपको जरूर करके जाने चाहिए, और उनमें से सेक्शन 73 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप सेक्शन 73 को जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि वो रेमेडी प्रोवाइड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के इन्फ्रिंजमेंट के होने के बाद। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। दोस्तों सेक्शन 3 और 4 के अंदर कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। जब हम बोलते हैं आपने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्टेंस दिया, तो ये दोनों का कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, यानी बैठे बैठे मैं मन में तो नहीं सोच सकता कि मैंने ऑफर दिया और वही व्यक्ति मन में मेरे को येस कर दे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए किसी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और उन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू बोथ पर्सन अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है कि कम्युनिकेशन ऑफ जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टर की साइड से कब कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 3 और 4 में, तो आप देखेंगे कि 4 के अंदर बहुत कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि जो एक्सेप्टर का एक्सेप्टेंस है वो द मोमेंट एक्सेप्टर अपने यहाँ से रिलीज कर दे, यानी वो अपने वहाँ से लेटर लिख के भेज दे या अपने मुंह से एक बारी रिलीज कर दे वर्ड को, तो वो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, यानी उसका एक्सेप्टेंस पूरा हो गया। इससे कोई मान्यता नहीं है कि अभी तक वो जो ऑफरर के पास एक्सेप्टेंस पहुंचा है कि नहीं, मगर एक्सेप्टर ने अगर उसे एक्सेप्ट कर दिया है और एक फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है तो एक्सेप्ट माना जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है दोस्तों वो है बी, व्हेन इट्स पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। 35 का आंसर बी। अगर आपने इसका आंसर बी मार्क करा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं करा है देन गो टू सेक्शन 3 एंड 4 एंड रीड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोस्तों ये मैंने बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बनाया है और आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी डिटेलिंग इसमें मैंने डाली है क्वेश्चंस को लेके, और आप लोगों को तभी मैंने बोला था कि इट्स 4 आउट ऑफ 5, डिफिकल्टी लेवल इज 4 आउट ऑफ 5 और ये टफ होने ही वाला है और धीरे धीरे आपको पता चलता भी जाएगा। अब देखिए कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू, अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होने के लिए बेसिकली
तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि वो बंदा माइनर नहीं होना चाहिए, यानी उसकी एज ठीक होनी चाहिए। दूसरा होता है कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में नहीं होना चाहिए, यानी उसका मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। और तीसरा होता है कि वो अनक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मगर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं, एज ऑफ द पार्टीज, साउंडनेस ऑफ द माइंड, बोथ एज ऑफ द पार्टीज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, और इंटेलिजेंस ऑफ पार्टी। इंटेलिजेंस ऑफ पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं है, पार्टी इंटेलिजेंट है, डम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनपढ़ है या पढ़ी लिखी है। सिर्फ और सिर्फ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और एज से फर्क पड़ता है। और इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ एज एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर इसमें अनक्वालिफाइड बाय लॉ होता तो वो तीनों को ही इंक्लूड होते। दोस्तों अगला है, व्हेन द कंसेंट इज कॉज्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 इज। दोस्तों इसका आंसर है वॉइडेबल। दोस्तों आप देखिए ऑप्शन के अंदर लिखा है वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। मैं वैलिड और इलीगल में नहीं जाना चाहता, मैं आप लोगों से स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करूंगा, और जो बच्चे अच्छी तरह कर रहे हैं उनको तो ये पता ही होगा, मगर वॉइड और वॉइडेबल में बहुत सारा फर्क होता है। वॉइड होता है यानी वॉइड एब इनिशियो, यानी वॉइड यानी वो होते ही खत्म है, यानी अगर वॉइड वर्ड आ गया तो उसका मतलब है जीरो, मतलब कोई चांस ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मगर वॉइडेबल के अंदर क्या होता है, वॉइड एबल, यानी वो वॉइड करा जा सकता है। तो उसी तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन अगर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो वॉइडेबल होता है, यानी वो वॉइड करा जा सकता है, वॉइड नहीं होता। वॉइड किसके टर्म्स पे करा जा सकता है, जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। यानी अगर मैं कहता हूं ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने बी को मिसरिप्रेजेंट कराते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब बी को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो बी की मर्जी के ऊपर, यानी बी उस समय देखे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, तो बी की मर्जी के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इसलिए वॉइड और वॉइडेबल का जो कंसेप्ट है उसे आप जरूर पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आ जाते हैं और बच्चे मैंने देखा है बहुत कंफ्यूज होते हैं वॉइड और वॉइडेबल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक टू मैटर ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज। दोस्तों अगेन वॉइड वॉइडेबल वाली कहानी आ गई है। इसका आंसर है वॉइड। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यानी आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं और उसका जो फैक्ट इन इशू है, यानी उसका जो मेन चीज़ है, अगर वही एक तरीके से मिस्टेकन है, यानी आप लोग दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बॉल के ऊपर और आप दोनों मिस्टेकन हैं कि बॉल ऑलरेडी उसके पास, मतलब बॉल ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर्म में है या नहीं है, या जिस पे आप चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर एक मिस्टेक हो जाती है, तो जो बेसिक फैक्ट इन इशू है अगर आप उसके ऊपर मिस्टेक कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। यानी आप और मैं फ़ोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी फ़ोन के लिए हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको बोला मैं आपको एक फ़ोन बेचूंगा, आपने बोला आप फ़ोन खरीदेंगे, और वो फ़ोन ही अब तक इस दुनिया में नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। तो अगेन अगर क्वेश्चन जो आ जाता है मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। दोस्तों 39 क्वेश्चन है, कॉन्सेंट इज फ्री अंडर सेक्शन 14 इफ नॉट कॉज। तो दोस्तों फ्री कंसेंट, हम जब बात करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट की, तो वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। अब वो कंसेंट फ्री किन फॉर्म्स में होना चाहिए वो आप देखिए, कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। दोस्तों बिल्कुल कोअर्जन का मतलब होता है किसी बंदे को एक तरीके से फोर्स करना वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो अगर आप किसी को फोर्स करें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो बिल्कुल भी फ्री कंसेंट नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी आपका उसके ऊपर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो सकता है या आपका कोई और रिलेशनशिप होता है जिससे आप अनड्यू इन्फ्लुएंस बनाए उस व्यक्ति के ऊपर कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन यानी आप किसी से धोखा करें या उसे मिसरिप्रेजेंट करें वो भी नहीं माना जाएगा। सी है मिस्टेक, मिस्टेक से भी आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा ले किसी बंदे से तो वो भी नहीं माना जाएगा, मगर उसके कुछ प्रोवाइड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21, 22 है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में 20, 21, 22 आ चुका है, ये वही आप इनको पढ़ लीजिए। अगर इन तीनों तरीके की मिस्टेक्स हुई हैं तो इसको छोड़ के अगर कोई और मिस्टेक हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों ही ABC सही आंसर्स हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। अगर आप सेक्शन 14 को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ सेक्शंस जो मैंने इस क्वेश्चन पेपर में डाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर करके जाएं। अगला है 40, व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने का रीजनेबल टाइम क्या होता है मैं आपको बताऊं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम मेंशन किया गया है तो वो रीजनेबल टाइम है, और अगर वो मेंशन नहीं किया गया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पूरा करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो द क्वेश्चन इज द मैटर ऑफ द फैक्ट, यानी फैक्ट जो उसका जो फैक्ट इन इशू है वो कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। यानी अगर आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मेरे को मिल्क सप्लाई देनी है तो वो बट ऑब्वियसली बात है कि मिल्क सप्लाई जल्दी देनी है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं मिल्क सप्लाई 1 साल बाद आपको देना शुरू करूंगा, क्योंकि मिल्क एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब इसका जो आंसर इसमें देखिए, इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इज मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रूडेंस। दोस्तों इसका आंसर मैंने क्या बताया, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यानी वो फैक्ट इन इशू जो है, यानी जिस
आपने मुद्दे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रीजनेबल लग जाता है, वही रीजनेबल टाइम पीरियड ही इसका जो क्वेश्चन है, जो इसका रीजनेबल टाइम पीरियड है, वही माना जाएगा उसको। दोस्तों अगला है द लीगल प्रिंसिपल, द नोटिस फॉर द ऑक्शन और सेल ऑफ गुड इज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर इन इटसेल्फ अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो कह रहे हैं कि जो इन्विटेशन ऑफ ऑफर है वो एग्जैक्टली ऑफर नहीं होता, वो इटसेल्फ, वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन होता है। अब वो पूछ रहे हैं फैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उदय पुट्स एन एडवर्टीजमेंट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फॉर सेलिंग द हाउस ऑफ प्राइस फॉर ₹50 लाख। सैफ सीज दैट एडवर्टीजमेंट गोज टू उदय विद द मनी टू बाय द हाउस। उदय रिफ्यूजेस टू सेल द हाउस टू सैफ। सैफ sues उदय फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों ऑफर और इन्विटेशन ऑफर, आपने एक बार किसी को ऑफर दे दिया और उस बंदे ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, आप वापस नहीं जा सकते कि आप प्रॉमिसर बन गए हैं और वो आपको प्रॉमिस फुलफिल करना ही करना है। मगर इन्विटेशन टू ऑफर इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि आप दूसरे को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो ऑफर लेकर आए। तो जब आपने बोर्ड लगा अपने घर के बाहर 500 मिलियन का, तो जब कोई बंदा आपके पास वो कंसेंट लेकर आए कि हाँ मैं से खरीदूंगा, तो वो ऑफरर बन जाएगा, यानी वो ऑफर दे रहा है कि मैं आपका घर इतने में खरीदना चाहता हूँ। अब वो आपके ऊपर एक्सेप्टेंस है, यानी आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इसलिए ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर आर टू वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, इसलिए ध्यान रखें। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट अ फाइनल ऑफर, इट्स मेयर वेटिंग फॉर दी ऑफरर्स ऑफर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आएगा सी, नो लीगल रेमेडीज अवेलेबल फॉर सैफ एज एडवर्टीजमेंट फॉर सैफ वाज मेयर इन्विटेशन टू ऑफर। दोस्तों 42, अब हम लोग थोड़ा सा लीगल नॉट लीगल, अब हम थोड़ा सा जीके की तरफ आ रहे हैं और इसमें हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस करेंगे। अब आ रहा है द टर्म यूरुग्वे राउंड is associated with an important organization of the world. Which one is it? UNDP, GATT, WTO, UNESCO? दोस्तों इसका आंसर है WTO। दोस्तों ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट राउंड्स होते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, जिनेवा कन्वेंशन हो गया, आपका यहाँ पे यूरोग्वे राउंड हो गया, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं सारे राउंड से आती है। आप पता करके मुझे बताएं कि यूनाइटेड नेशन किस टॉक से बनी है, कौन सा राउंड हुआ था, किस जगह पे हुआ था यूएस में। तो ऐसे ही बहुत सारे राउंड्स होते हैं जिनके बाद कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन निकलती है। तो आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ें तो ज़रूर पढ़ें कि वो कहाँ से आई है। यूएन का जो चार्टर था वो कहाँ से आया है, हमको वो भी देखना। यूएन का जो ह्यूमन राइट चार्टर था वो कहाँ से आया है, वो कहाँ पे हुआ था, हमें वो भी देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राउंड्स जहाँ से ये फॉर्मेशन होती है। इसलिए आप लोग मेक श्योर करें कि आप इन राउंड्स को जरूर पढ़ें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी एक राउंड है, ठीक है। उसी तरीके से जेनेवा कन्वेंशन इतना फेमस कन्वेंशन है, तो ये किसी न किसी चीज़ को लिंक करते हैं। इनको जरूर पढ़ के जाएं, हर बार क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब खत्म हो चुका है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के लास्ट मेंबर जो था, ट्रस्टीशिप काउंसिल बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक काउंसिल बनी थी उन देशों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उन देशों की रक्षा के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए थे। तो ऐसा करके यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं WHO वाज नोवेयर। तो WHO जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूएनओ का। तो द राइट आंसर इज सी। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, दैट्स सी, WHO। विच इंटरनेशनल बॉडी बेंचमार्क्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एंड दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट्स एनुअली आती हैं और उन रिपोर्ट्स को आप लोग जरूर करके जाएं। एक गूगल पे सर्च कर लें कि 10 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो आप जरूर करके जाएं। वो रिपोर्ट्स कौन से ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। दोस्तों आप यूएन वुमेन में कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो दोस्तों बिम्स्टेक बेसिकली जो है वो एक साउथ ईस्ट एशिया का अलायंस है कंट्रीज का। आप देख सकते हैं बी स्टैंड्स फॉर भूटान, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, एम स्टैंड्स फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर चाइना कहीं पे भी नहीं आता है, तो चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आप अलायंसेस जरूर करके जाएं। अभी क्वाड अलायंस इंडिया का नया बना है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, 4, ऐसे करके आप अलायंसेस के बारे में जरूर करके जाएं। G7 के बारे में करके जाएं, G20 के बारे में करके जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अलायंसेस हैं इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं जरूर करने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशंस में आ सकता है। UNDP रिपोर्ट्स पब्लिशेस व्हिच ईयर एवरी ईयर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया। दोस्तों क्राइटेरिया कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के आते हैं जो रिपोर्ट्स के हैं, क्योंकि
जब हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, HDI की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और उसके बेसिस पे किसी भी कंट्री की असली डेवलपमेंट को जांचा जाता है, तो उसका क्राइटेरिया हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली HDI की कैलकुलेशन में 3 क्राइटेरिया यूज होते हैं, जो कि है पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री में एक बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उसकी एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द पार्ट ऑफ पर कैपिटा, हेल्थ इज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट, जो कि डायरेक्टली मैंने आपको 3 क्राइटेरिया में बता दी। ह्यूमन राइट्स जो है, जो आंसर इसका है वो है डी, ह्यूमन राइट इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे भाई ह्यूमन राइट्स ही पार्ट नहीं है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं जहां पे आपकी नॉलेज का एकदम क्रक्स चेक किया जाएगा क्लैट के अंदर और DULLB के अंदर। तो मेक श्योर करें आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी रिपोर्ट्स को जरूर करके जाएं। क्वेश्चन 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। दोस्तों NSG के बारे में, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का कौन सा पार्ट नहीं है कंट्री? रशिया, USA तो होंगे क्योंकि अच्छी कंट्री। ईरान ही एक ऐसी गल्फ कंट्री है जिसको देख के लगता नहीं कि वो पार्ट हो सकती है, तो आप इसमें गेस वर्क भी कर सकते हैं, बहुत ईजी ऑप्शंस थे। नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा NSG के कितने मेंबर्स हैं उनके बारे में। देयर आर टोटल 48 मेंबर्स, ठीक है। कितने मेंबर्स होते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है NSG का, तो आप ज़रूर करके जाएंगे कितने उसके मेंबर्स हैं। इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, इंडिया को अपोज करने वाली कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ NSG, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मैंने आपको बताया ग्रुप्स आपको सारे करने पड़ेंगे। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बेसिकली करता क्या है, एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियर एक फ्रेमवर्क के लिए, उस एक्सपोर्ट को ये एक तरीके से गार्ड करते हैं कि जो उसके लिए मटेरियल है, जो उसके लिए टेक्नोलॉजी है, उसका ट्रांसफ़र इन लोगों की बिना निगरानी के ना हो, यानी किसी ऐसी फेल्ड स्टेट को ना हो जाए जो कल को जाके वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाए। दोस्तों 48 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। मैंने आपको बोला था बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो IMF करता है। ये बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, इसलिए मेरे को नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। खास करके जो इन बच्चों ने इकोनॉमिक्स करा होगा उनको तो नहीं होगा, इकोनॉमिक ऑनर्स करा होगा। ट्रिप्स इज रिलेटेड टू एग्रीमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज WTO। ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये WTO द्वारा मैनेज किया जाता है। WTO का मैंने देखो इसमें क्वेश्चन आ गया, इसमें आप देखिए UNCTD, WTO, UNO, वर्ल्ड बैंक। आप लोगों को मैक्सिमम वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होगा, UNO के बारे में पता होगा, WTO के बारे में पता होगा। UNCTD क्या है पढ़िए उसके बारे में, वो क्या है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है पढ़िए उसके बारे में, कहाँ पे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है पढ़िए उसके बारे में, कहाँ पे। क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से ही आप लोगों ने और क्वेश्चंस बनाने हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा एनहांस्ड होगी। यही ही USP है मेरे सारे मॉक टेस्ट की। सौरभ खरवाल की जो मैक्सिमम USP है वो यही है, क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस बनाना। और तभी मैं बहुत ही कम मॉक टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर गया था। आप लोग मुझसे कोई पूछते रहते हैं सर आपने इतने मॉक टेस्ट कहाँ करे, इतने मॉक टेस्ट कहाँ करे। अरे भाई मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट इतने सारे नहीं करे थे, मैंने बहुत करे थे। सैम्पल पेपर्स करे थे, जहां क्वेश्चन दिख जाए उसे सॉल्व कर देता था, क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकाल लेता था। इसलिए मेरा जो उस समय फ्रेमवर्क हो गया था वो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था कि मैं प्रेपरेशन में बहुत प्राइम अपने लेवल पे था। दोस्तों अनदर लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 50th क्वेश्चन हमारा हाफ सेंचुरी जो है वो है परमानेंट सेक्रेटरी टू कोऑर्डिनेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम इज लोकेटेड इन। दोस्तों सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पे है? द आंसर इज काठमांडू। ढाका, न्यू दिल्ली, कोलंबो वाज द ऑप्शन। द आंसर इज काठमांडू, नेपाल। जो सार्क का सेक्रेटरीट है, अब तो खैर सार्क बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गई है आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान जो उनका टॉक टूटा है उसके बाद से, मगर फिर भी सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? काठमांडू में। द आंसर इज काठमांडू, बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन 26 जनवरी 1945। सो दोस्तों इसका आंसर है सी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको अभी पीछे ही क्वेश्चन में बताया था कि ये जितने भी सारे जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, हम लोग बात कर रहे थे जिनेवा कन्वेंशन की, उसी प्रकार से जितनी कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स ये जितने भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करने वाले, यानी उन ऑर्गेनाइजेशंस के बनने के प्रोसेस को लीड करने वाले जितने भी कॉन्फ्रेंसेस और जितने भी समिट्स हों आप उनको ज़रूर करके जाएं। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जो था वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के बाद बना था, और आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के समय पे यूएस का प्रेसिडेंट कौन था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं हम लोगों के क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, अंडर होम रिकमेंडेशन द यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड्स द यूएन मेंबरशिप। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की कोई भी मेंबरशिप या से सस्पेंड करना, या यूनाइटेड नेशन का कोई भी इंपॉर्टेंट काम का डिसीजन लेना जब भी आए तो आप लोगों को आंख बंद करके सिक्योरिटी काउंसिल को टिक करना है। सिक्योरिटी काउंसिल के
टोटल कितने मेंबर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ उनके परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। करंटली इंडिया अभी उसमें न्यू एडिशन है और इंडिया इस समय प्रेसिडेंट है यूएनएससी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर कि जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को सस्पेंड करने की जो असली पावर है वो किसके पास है। मैं आप लोगों को बता दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की सर्वा है, यानी सारे काम उसी के पास होते हैं जहां वो मेनली होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि उसका एक और प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसका काम सिर्फ रिकमेंडेशन का होता है। सारे के सारे मेंबर्स जितने भी यूनाइटेड नेशन के हैं वो वहीं पे सेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एनुअल जनरल सेशन होता है, मगर वो जो पूरा का पूरा जनरल असेंबली है वो सिर्फ रिकमेंडरी बॉडी है और असली डिसीजन मेकिंग बॉडी यूएनएससी है। इसी वजह से इंडिया यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है और बढ़ते टाइम के साथ साथ उसको बढ़ाना चाहिए, इस प्रोसेस के लिए भी लगा हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, सिक्योरिटी काउंसिल ही वो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो किसी भी मेंबर के सस्पेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली इज दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। मगर इसके साथ साथ जो एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि जो यूनाइटेड नेशन के नॉन मेंबर्स ऑब्जर्वर्स हैं, यानी जो उनके मेंबर नहीं है बट उनके ऑब्जर्वर हैं, ऐसी कितनी कंट्रीज हैं। इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। ऐसी 2 कंट्री हैं जिसका पहला है होली सी और दूसरा है पैलेस्टाइन। दोस्तों होली सी वेटिकन सिटी का नया नाम है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेटिकन सिटी का नया नाम क्या हो चुका है, दैट्स होली सी। तो होली सी और पैलेस्टाइन जो है यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं है मगर ऑब्जर्वर्स हैं। वो लोग वोट नहीं कर सकते मगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जनरल सेशंस में प्रेजेंट हो सकते हैं और अपने बातों को रख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व्स द ऑफिस फॉर। दोस्तों जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है यानी जो जनरल सेशन को हेड करता है वो हमेशा 1 ईयर टर्म होती है, यानी हर साल जो जनरल असेंबली का नया सेशन होता है तो एक नया प्रेसिडेंट उसका बनता है। इस समय करंटली किस कंट्री का जनरल जो प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली का वो है, तो इसका आंसर दोस्तों है टर्की। टर्की के आपका वोल्कान बोस्कोर है जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था और इंडिया से क्या कभी जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बना है तो कौन बना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने आपको क्या बताया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। किस कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट नहीं, किस रीजन से, यूनाइटेड नेशन के रीजन्स भी होते हैं, आपको रीजन्स को भी जरूर करके जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के कितने रीजन्स हैं, उन रीजन के अंदर से कितने मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं और जो 5 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं परमानेंट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं परमानेंट मेंबर्स वही मेंबर्स थे उस समय जो फॉर्मेशन के टाइम पे मेन रिस्पॉन्सिबल थे और वो ही जो कंट्रीज थी जो वर्ल्ड वॉर 2 जीत रही थी वही उस समय फॉर्मेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल थी। तो आप इसमें ऑप्शन देखिए, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। France was on the winning side, China was also on the winning side, United Kingdom was also on a winning side, Germany was on a losing side, इसलिए वो परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया। दो जर्मनी इज अ पावर हाउस बट स्टिल वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है और यही इंडिया एडवोकेट करता है कि जब इतनी पावरफुल कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है तो हाउ कैन यू मेक यूएनएससी एज द प्राइम ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टॉट इज कोडिफाइड अनकोडिफाइड बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। कोडिफाइड और अनकोडिफाइड का मतलब आगा, जो बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता होगा, जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, कोडिफाइड का मतलब होता है जो लॉज रिटन होते हैं किसी बुक में या कहीं पे एक तरीके से कोडेड होते हैं, एक तरीके से लिखे गए होते हैं, उनको कोडिफाइड कहा जाता है। और अनकोडिफाइड वो लॉज होते हैं जो कि अच्छे ढंग से लिखे नहीं होते, वो प्रेसिडेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो कोर्ट के डिसीजंस हैं उसी से उनका लॉ बनता है। तो दोस्तों टॉट जो है वो कहीं पे भी लिखा हुआ है, यानी आप जैसे इंडियन पीनल कोड आईपीसी के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी आप क्रिमिनल लॉस को कोडिफाइड करा गया है हमारे कंट्री में, मगर क्या टॉट के लॉस को कोडिफाइड किया गया है, यानी सिविल रॉन्ग्स को के कानूनों को कोडिफाइड किया गया नहीं, तो वो अनकोडिफाइड है। टॉट जो लॉ ऑफ टॉट है वो अनकोडिफाइड है। अब एक लीगल प्रिंसिपल और फैक्ट का क्वेश्चन आ गया, चलिए इसे पढ़ते हैं। द मास्टर प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट डन बाय हिज ड्यूली अपॉइंटेड सर्वेंट एजेंट फॉर ऑल एक्ट्स डन बाय हिज ड्यूली अपॉइंटेड सर्वेंट एजेंट बाय हिम लॉफुल इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जब भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि मास्टर और सर्वेंट, प्रिंसिपल और एजेंट, जहां पे ये क्वेश्चंस आ जाएं वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो गलती एम्प्लॉय या सर्वेंट या
एजेंट से हुई है वो एट द कोर्स ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, यानी वो जो कोई काम कर रहा है जो उसके मालिक ने उसको दिया है या जिस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जब वो काम वो कर रहा है उसके अंदर अगर उसने कोई गलती करी है तो ही वो गलती उसके मालिक के लिए लाइबल होगी। यानी अपने काम से हटकर अगर उसने किसी और जगह पे कोई और गलती करी तो उसका मालिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आइए अब इसमें फैक्ट को पढ़ते हैं। फैक्ट है, ए हैड एन एजेंसी व्हिच यूज्ड टू लैंड कारपेंटर्स टू पीपल ऑन नीड बेसिस। ए डिप्यूटेड बी टू डू सम वर्क इन सी शेड, व्हाइल सो डूइंग बी lit up a cigarette and threw it as soon as he saw someone coming there. The cigarette remaining lit caused a fire and the shed was reduced to ashes. C sued A and B decide this. अब दोस्तों इसका आंसर जो है वो है A is liable as B was his servant। दोस्तों A B के काम के लिए लाइबल होगा क्योंकि B एट द कोर्स ऑफ ड्यूटी यानी कारपेंट्री के काम के समय उसने गलती करी है और वो जो बंदा था वो इररिस्पॉन्सिबल था और वो इररिस्पॉन्सिबल बंदा ए ने दिया ही क्यों सी को, जब ए को पता था। अगर पता भी नहीं था तो ए को पता होना चाहिए क्योंकि वो ए का सर्वेंट है, उसके बारे में ए को पूरी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए थी कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या इररिस्पॉन्सिबल है। और इसलिए एट द कोर्स ऑफ ड्यूटी यानी जो वो कारपेंट्री कर रहा था बी ने गलती करी है तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है सी के शेड में हुए नुकसान के लिए। नो फॉल्ट लाइबिलिटी, दोस्तों नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है यानी आपको कोई भी फॉल्ट नहीं है फिर भी आपकी लाइबिलिटी है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कांसेप्ट है तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन आंसर सी है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इवन विदाउट एनी नेग्लिजेंट और फॉल्ट, यानी आपको कोई गलती भी ना हो तब भी आपकी लाइबिलिटी है। ये आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कंसेप्ट के अंदर। आप जरूर पढ़िएगा इस कंसेप्ट को, ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पर्सन हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस इफ his life is under imminent threat. Mr. Moreno, a mafioso, threatens Mr. Bollinger that he will kill the latter. After saying so, Mr. Moreno turns to take out his automatic firearm from his car. What remedy does Mr. Bollinger have? Mr. Bollinger will have to run away. Mr. Bollinger will have to go to the police station and file a complaint. Mr. Bollinger can exercise the right to private defense. Mr. Bollinger cannot exercise the right to private defense. So दोस्तों मोरेनो ने उसको धमकी दी है कि मैं तुझे गोली मार दूंगा और ये बोलने के बाद वो अपनी कार की तरफ मुड़ा अपनी ऑटोमेटिक गन निकालने के लिए। तो जो बॉलिंगर है उसके पास सारा का सारा राइट है कि अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकता है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मिस्टर बॉलिंगर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पर्सन इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी बाय यूजिंग लॉफुल मींस। प्रिंसिपल सिंपल सी बात कह रहा है कि कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है बाय लॉफुल मींस। फैक्चुअल सिचुएशन है, रामलाल इज ग्रोइंग वैल्यूएबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन हिज फार्म एंड ही हैज फेंस्ड द फार्म टू प्रिवेंट कैटल्स फ्रॉम एंटरिंग द फार्म। इन एडिशन he has kept a ferocious dog to chase away intruding urchins and cattle. Some children were playing in a nearby playground and ball slipped into the farm. A boy running after the ball came near the fence and shouted for the ball. But when there was no response, he managed to creep into the farm to get the ball. The dog was surreptitiously waiting attacked the boy and badly mauled him. The boy's parent filed a suit against Ramlal. तो वो कह रहा है कि किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट है बट अंडर लॉफुल मीन्स। अब क्या एक फेरोशियस डॉग रखना लॉफुल मीन है? आइए हम लोग देखते हैं। Ramlal is not liable since the fence and dog are lawful means. Ramlal is not liable for the boy trespassing and getting badly injured. Ramlal is liable since an ordinary barking dog would have sufficed for the purpose. दोस्तों सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी में। The correct answer is option C. The reason behind that कि एक barking dog, रामलाल को कोई फिरोशियस डॉग जो मतलब खतरनाक कुत्ते होते हैं जिनकी फितरत ही होती है कि वो सिर्फ काटते हैं, उसको रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। वो एक बार्किंग डॉग भी रखता तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को यानी जो उसका फेंस है उसको सेव कर सकता था, उसके लैंड को। तो दोस्तों सी इज द राइट आंसर क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि लॉफुल मींस यूज करना था। और एक फिरोशियस डॉग रखना बहुत सारी कंट्री में अनलॉफुल होता है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो कि बैन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, सी इज द राइट आंसर। अब आ चुके हैं हम लोग थोड़े करंट अफेयर्स के ऊपर। विच हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज गंगा एज अ लिविंग एंटिटी? दोस्तों कोलकाता हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। आप लोगों को रिसेंटली लीगल जजमेंट्स जितनी भी आए हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए और वो जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू कैन फॉलो लाइव लॉ करके एक चैनल है, एक ट्विटर अकाउंट है, आप लाइव लॉ को फॉलो कर सकते हैं। वो लैंडमार्क जजमेंट्स हमेशा शेयर करते हैं। आप जरूर अगर आप लॉ की फील्ड में, लाइव लॉ इज अ वेरी गुड option that you should follow. Winner of Wimbledon 2021 Ashley Barty belongs to which country? दोस्तों Ashley Barty women single जीती थी। देखो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने पूछा है, आप पढ़ के जाएंगे कि who have won the women single Ashley Barty, बट आप छोटा सा पॉइंट मिस कर जाएंगे कि वो किस कंट्री को बिलोंग करती थी। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़े। नोवाक जोकोविच को बहुत सारे लोग जानते होंगे बट बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वो सर्बिया के हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे कि वो किस कंट्री के हैं, इसलिए आप कंट्रीज भी जरूर याद करें। इसका आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। एशले बार्टी वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो बिडेन इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? दोस्तों
कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लोगों से पूछे, कोई नहीं पूछेगा लोगों से हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु हैव जस्ट वन द इलेक्शन, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु जस्ट वन द इलेक्शन, क्योंकि ये सब लोगों को पता होगा। बट इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वो कौन सा वहां प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर है 46 फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को करंट अफेयर्स को जब भी आप करने जा रहे हैं, जो करंट अफेयर्स एकदम सीधे सीधे से दिखाई देते हैं, उनके आसपास भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑलवेज गो फॉर द थिंग्स अराउंड, क्योंकि जो भी एग्जामिनर एक अच्छा क्वेश्चन पेपर सेटअप करना चाह रहा है वो आपके लिए कभी भी सीधे क्वेश्चंस नहीं डालने वाला, वो घुमा फिरा के ही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैरेट नेवल एक्सरसाइज। दोस्तों कैरेट नेवल एक्सरसाइज के बारे में आप सबसे पहले जाके पढ़े। कैरेट नेवल एक्सरसाइज एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है जो कि यूएस करता है बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, और उसमें से म्यांमार जो कंट्री है उसके साथ ये एक्सरसाइज यूएसए नहीं करता। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन नवंबर 2020। ये इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया को कोई भी चीज यूएन नेशन द्वारा, जैसे कि इंडिया में कोई यूनेस्को साइट बनी है, नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई है, इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंडिया में जो यूनिसेफ का कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में WHO ने इंडिया के अंदर क्या प्रोग्राम करा है, ऐसे प्रोग्राम्स को भी आप जरूर करके जाएं। तो यूनेस्को की जो नवंबर में साइट बनाई गई थी वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व थी। 3 is the right answer. दोस्तों who won Nobel Prize for Literature? Nobel Prize is a pet question of every competitive exam. Nobel Prize को also known as Alfred Nobel Prize। तो आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो कि अल्फ्रेड का अगर नाम आ जाए तो नोबेल प्राइज को देने वाली 2 कंट्रीज होती हैं। जो कंट्री पीस प्राइज देती है वो अलग है, जो बाकी प्राइजेस देती है वो कंट्री अलग है। तो आप जरूर करके जाएं पीस, लिटरेचर, और कौन से फील्ड में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी फील्ड्स आपको करके जानी है, क्योंकि जो आपका नोबेल प्राइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है हर एग्जाम के अंदर। तो इसे नोबेल प्राइज तो आपको ब्रेड एंड बटर होना चाहिए, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले करके हमेशा जाना चाहिए। 66 क्वेश्चन का आंसर है लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक हैव विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों रैंकिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में रैंकिंग्स आपको करके जानी है। लास्ट टाइम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर देव आस्क अबाउट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। जितनी भी रैंकिंग दुनिया में होती है जिसमें हमारी कंट्रीज को, हमारे इंस्टीट्यूट्स को रैंक किया जाता है, लास्ट मैंने मॉक टेस्ट में हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग पूछी थी। रैंकिंग हमेशा आती है, वेरी पेट क्वेश्चन ऑफ DULLB, क्लैट, BHULLB। आप हमेशा रैंकिंग करके जाएं। इसमें पूछ रहे ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो आंसर इज ऑप्शन ए 122। According to central universities, Sindhu Central Universities to be established in which state or union territory? दोस्तों सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में आने वाली है, और ये बहुत लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बड़ा ही पेट प्रोजेक्ट है जिसको लद्दाखी बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत अभी ज़्यादा टॉपिक में भी थी, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। Which Indian became the third Indian to win tennis singles match at Olympic? दोस्तों अभी रिसेंटली हुए ओलंपिक में सुमित नांगल हैव जस्ट cleared first round, और फर्स्ट राउंड को सेकंड राउंड में जरूर हार गए, बट he have won a match in Olympics and Sumit Nangal, B is the right answer. On which day Chartered Accountant Day is celebrated? दोस्तों जो जितने भी ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं आप उनको जरूर मार्क करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लेबर डे, इंडिया के अंदर भी जितने डेज है, डॉक्टर्स डे, नर्स डे, टीचर्स डे, ये सारे डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी कड़ी में एक डे है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, CA डे, दैट सेलिब्रेटेड एवरी 2nd of July। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Where is Afghan Taliban peace talk is taking place? मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अफगान तालिबान पीस टॉक एक मोक बन के रह गई है, एक तरीके का मर्कियर प्रोसेस बन के रह गया है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, मगर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में पीस टॉक चल रही थी, और वो चल रही थी दोहा कतर के अंदर। तो द आंसर इज ए दोहा। आप लोग रिसेंट टॉपिक्स को जरूर हो रहे इंसिडेंट्स को वर्ल्ड में जरूर करके जाएं, अगेन उसके अराउंड की चीजों को जरूर करके जाएं। 72 क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, एंड दैट्स मध्य प्रदेश। वेरी फेमस प्रोजेक्ट है फ्लोटिंग, अपना ये लोग बनाने जा रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को कैटर किया जाएगा। जस्टिस हिमा कोहली हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट। द आंसर इज ए तेलंगाना। हिमा कोहली रिसेंटली तेलंगाना की जो है चीफ जस्टिस बनी है हाई कोर्ट की, एंड ए इज द राइट आंसर। विच स्टेट विन्स द बेस्ट टेबलो इन रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2021? दोस्तों इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बेस्ट टेबलो का अवार्ड मिला था। रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे और 15th of August के बहुत क्लोज
एग्ज़ाम के होने की वजह से उनके क्वेश्चंस का आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। आप रिपब्लिक डे में कौन सी गेस्ट कंट्रीज़ की परेड टीम्स आई थी वो भी ज़रूर करके जाएं। उसी तरह से इंडिपेंडेंस डे के भी कुछ क्वेश्चंस की वहाँ पे किन लोगों को स्पेशल प्रेफरेंस दी गई थी वो ज़रूर करके जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट कैरियर इन इंडिया टू टेस्ट 5G। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जियो में, बट आंसर इज एयरटेल। एयरटेल इज द फर्स्ट कंपनी टू टेस्ट 5G इन। तो 76 क्वेश्चन है हमारा। द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज, एंड दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 3 62 ईयर्स। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स, एंड व्हाट इज द एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर रिटायरमेंट, दैट 65 ईयर्स। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेपर्स में आता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लीगल फ्रेज अमिकस क्यूरिया। दोस्तों मैंने आपको बताया लीगल मैक्सिम्स के साथ साथ ऐसे लीगल वर्ड्स आते रहते हैं जैसे कि प्रो बोनो हो गया, एमिकस क्यूरिया हो गया, रेशियो डिसिडेंडी हो गया। ऐसे वर्ड्स को आप लोग ज़रूर करके जाएं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स हैं। एमिकस क्यूरिया का दोस्तों मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरिया बेसिकली उस लॉयर को कहा जाता है जो कि कोर्ट में प्रेजेंट होता है उस व्यक्ति के लिए जो खुद वकील अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो एमिकस क्यूरिया है बेसिकली प्रोवाइड कराया जाता है बाय द कोर्ट ओनली। अब आप पता करें कि डीपीएसपी के अंदर ये ऐसा कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कौन से सेक्शन आर्टिकल के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है जिसमें एमिकस क्यूरिया एक बेसिकली राइट देने की बात की गई है उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते किसी वकील को करने के लिए। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो आर्टिकल बताएं जहां पे डीपीएसपी के अंदर एमिकस क्यूरिया इंडिया के अंदर एक तरीके का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है विच हैव टू बी ऑन विच द रूल हैव टू बी मेड बाय द स्टेट्स। सो वो आर्टिकल आप लोग पता करके बताएं कौन सा वाला आर्टिकल है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ले डाउन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रेमिस सुप्रीमेसी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो दोस्तों ये देखिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों को मिलते रहेंगे और आप लोगों को उनको करके रखना है क्योंकि यही केसेस के रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। और ये मैं तो कहूँगा जो इस ऑप्शन के अंदर 4 केसेस हैं आप उन चारों को तो ज़रूरी करके जाएं क्योंकि चारों के चारों क्वेश्चंस जो हैं जो चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन हमारा 4, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो केस था जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी दी गई थी, प्राइमेसी दी गई थी बेसिकली हमारे डीपीएसपीस के ऊपर। अगला क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड वन। दोस्तों रिट्स आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार की रिट्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए रिट्स कौन से आर्टिकल के अंदर हम लोगों को गारंटीड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। ये दोनों चीज़ों को आप लोग पढ़ें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी टाइप की रिट्स होती हैं और उसको कौन से आर्टिकल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया गया है। दोस्तों जो सारी रिट्स यानी 5 प्रकार की जो रिट्स होती हैं उन 5 प्रकार की रिट्स के अलग अलग मतलब होते हैं और उसमें से ही एक रिट होती है जिसके अंदर जब पब्लिक ऑफिस कोई बंदा ऐसा होल्ड कर ले जो उसको होल्ड नहीं करना चाहिए था उसको पता करने के लिए जो रिट है वो है ऑप्शन 2 में को वारंटो। तो जो 79 क्वेश्चन है उसका आंसर है को वारंटो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हैड डिजाइन्ड अ न्यू टाइप ऑफ सीजर फॉर कटिंग क्लोथ्स अंडर विच एक्ट ही कैन सीक प्रोटेक्शन ऑफ हिज इन्वेंशन। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक क्वेश्चन है और इसके अंदर जब बात की गई है किसी इन्वेंशन की तो पेटेंट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कॉपीराइट जो होता है वो फिल्म या आर्ट इसके रिलेटेड आता है जहां पे एक व्यक्ति का कॉपीराइट सॉन्ग्स हो गए उसका कॉपीराइट हो जाता है जो कि एक टाइप ऑफ आईपीआर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलग पार्ट है, आर्म्स कंट्रोल अलग पार्ट है। तो इसमें जो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं वो पेटेंट और कॉपीराइट में हो सकते थे, मगर इन्वेंशन की बात जहां पे आ जाए दोस्तों आंख बंद करके पेटेंट्स को आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन रिलेशनशिप के ऊपर, इंट्रोड्यूसिंग नीता अनिल सेड शी इज द वाइफ ऑफ माय मदर्स ओनली सन, हाउ इज नीता रिलेटेड टू अनिल। तो अनिल बेसिकली नीता को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि शी इज वाइफ ऑफ माय मदर्स ओनली सन, यानी मेरी माँ का जो इकलौता लड़का है और जो कि खुद मैं ही हूं, यानी मैं इकलौता लड़का हूं। तो जो मेरी माँ का जो इकलौता लड़का उसकी बीवी मेरी क्या हुई, जब मैं ही अपनी माँ का इकलौता लड़का हूं तो मेरी बीवी मेरी क्या हुई, बेसिकली वाइफ हुई। तो इसका जो 81 क्वेश्चन है उसका आंसर है
टू वाइफ। इसको मैं पेपर पर करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों 82 क्वेश्चन है, इसको मेरे को आप लोगों को एक पेपर पे करके दिखाना पड़ेगा। ये बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट इसको इतना सारे रिलेशनशिप्स को इसमें मेंशन किया गया है कि कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाए, मगर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि ये रिलेशनशिप का जो एक तरीके का बहुत सारा जंबल बनाया हुआ है उसमें कितना इजी आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें कहा गया है, आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही करें जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि राम इज़ फादर ऑफ कुशा, तो आप लिखिए राम इज़ अ फादर ऑफ कुशा। तो कुशा को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और ये फादर इनके इस लाइन के बीच में आ गया। तो जो राम है वो कुशा का फादर है। अब अगला कहते हैं कुशा इज नॉट बट कुशा इज नॉट द सन, तो बट ऑब्वियस है कुशा अगर सन नहीं है तो कुशा क्या हो गई, कुशा इज अ डॉटर। तो आप लोग यहाँ पे डॉटर लिख लीजिए। उसके बाद है कुशा बट कुशा इज नॉट हिज सन, तो अगला है माला इज द डॉटर ऑफ कुशा, तो जो माला है वो कुशा की डॉटर है, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉटर। तो कुशा की जो डॉटर है वो माला है। अब अगला क्या कह रहे हैं, वो लोग अगला कह रहे हैं शलाका इज द स्पाउस ऑफ राम, तो राम की जो स्पाउस है वो शलाका है। बेसिकली राम मेल है तो शलाका उसकी वाइफ हो गई, तो यहाँ पे हम वाइफ लिख देते हैं। अगला वो कह रहे हैं कि गोपाल इज ब्रदर ऑफ कुशा, तो जो गोपाल है वो कुशा का भाई है, यानी वो अगर एक तरीके से देखा जाए तो राम का बेटा हो गया। तो ये ब्रदर हो गया गोपाल का, गोपाल ब्रदर हो गया कुशा का। अब आता है हरि इज द सन ऑफ गोपाल, अब हरि जो है सन का, हरि जो है वो गोपाल का सन है। और अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक पॉइंट है मीना इज द स्पाउस ऑफ गोपाल, तो जो मीना है वो गोपाल की स्पाउस है, तो गोपाल एक मेल है तो मीना उसकी वाइफ हो गई। तो देखिए आप एक ऐसे करके फैमिली चार्ट बना रहे हैं। अगला है गणपत इज द फादर ऑफ मीना, तो गणपत जो है वो मीना का फादर है, यानी फादर इन लॉ हो गया गोपाल का। गणपत यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका फादर हो गया। अगला है हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ राम, तो जो राम है उसकी ग्रैंड डॉटर कौन हुई, तो दोस्तों ये देखिए राम की बेटी है कुशा, तो उसकी बेटी राम की ग्रैंड डॉटर हुई, और राम का बेटा गोपाल है, गोपाल का जो बेटा हरि है वो राम का ग्रैंड सन। बट हमसे पूछा गया है कि ग्रैंड डॉटर कौन है, तो दोस्तों जो राइट आंसर है ग्रैंड डॉटर का राम की वो है माला। तो आपका ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौम्या कृष्ण, अब ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन के साथ साथ इसके अंदर आपको डिस्टेंस भी निकालना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन पेपर में, सबसे पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्शन एक साइड पे लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है और नॉर्थ के राइट साइड पे ईस्ट होता है। तो अब वो कह रहा है कि सौम्या कृष्ण वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो जो ये पॉइंट है इससे नॉर्थ की तरफ 20 मीटर सौम्या कृष्ण चला है, तो मैं यहाँ पे 20 मीटर्स लिख लेता हूँ। अब वो कह रहा है इसके बाद देन शी टर्न राइट, तो उसने एक राइट लिया है जो 30 मीटर्स का है, तो ये 30 मीटर भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगला, अब जब इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो अपने पेज को आप हमेशा उस डायरेक्शन में कर लें जिस तरफ आप जा रहे हैं। तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैंने अपना डायरेक्शन का पेज यहाँ कर लिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है देन शी टर्न्स राइट, तो अब राइट उसका इस तरफ होएगा, तो हम लोग इसका एक राइट ले लेते हैं। शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, तो अब 35 मीटर देखिए दोस्तों यहाँ तक 20 हो गया, ठीक है। अब इसके एक छोटी जोड़ हम डाल लेते हैं, इसके आगे हमने 15 खींचना है। आप इसको बनाते हुए ज़रूर ध्यान रखें कि आप जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, ये 20 मीटर है तो लोग क्या करते हैं 35 मीटर भी क्या कहते हैं इतना ही खींच देंगे, ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्शन और जब डिस्टेंस की बात करनी है तो आपको बिल्कुल इनको पैरेलल ही खींचना है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है कितना हो गया 35 मीटर, जहाँ पे यहाँ तक ये 20 है और उसके आगे 15 है। तो अब डायरेक्शन इस तरफ हो गई है हम लोगों की, तो अब यूँ जा रहे हैं। तो अब वो बोल रहा है देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, तो अब वो यहाँ पे 15 मीटर और चली है जो सौम्या सरकार है। अब हमारी डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमारी डायरेक्शन होगी इस तरफ। अब वो कह रहे हैं फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, तो अब वो एक और बार लेफ्ट गई है यानी इस तरफ गई है, तो यहाँ पे हम लोग फिर लेफ्ट ले लेंगे और कितना चली है 15 मीटर। तो दोस्तों अब हमारा जो 15 मीटर है वो बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा क्योंकि ये जो है 15 है, तो दोस्तों ये हो गया 15 मीटर। अब वो कह रहे हैं नाउ भी इस तरफ वो फेस कर रही है, तो अब वो कह रहे हैं दैट इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन।
सो दोस्तों स्टार्टिंग पोजीशन ये रही, यहाँ पे हमने लिख लेते हैं SP। अब यहाँ से वो कह रहे हैं किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन तो हम लोगों को दिख गई है, इस तरफ है। जब मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्थ यहाँ है तो फिर आपका ईस्ट यहाँ है, तो डायरेक्शन तो दोस्तों आपकी ईस्ट हो गई है। अब सॉरी ऐसे है ना, अब आपको इसका डिस्टेंस पता लगाना है। तो आप देखिए 20 ये यहाँ तक जो है ये 20 मीटर, दो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये आपका डिस्टेंस जो हो गया ये कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे इसके इतना जो इधर तक है वो कितना हो गया, 15 हो गया, क्योंकि ये देखिए पैरेलल है ना, पैरेलल लाइंस हमेशा अगर किसी स्क्वायर है उसकी तो सेम रहती हैं। तो दोस्तों ये 30 और 15 आपका मिलके हो गया 45 मीटर। तो ये 45 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट इज द राइट आंसर, और ये है हमारा ऑप्शन डी में। दोस्तों आपने इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डिस्टेंस की बात हो तो हमें हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है उस पॉइंट की तरफ। अगर इस सौम्या यहाँ पर होती तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता, मैं आपको रेड पेन से दिखाता हूं। अगर सौम्या आपकी यहाँ पे होती तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता, फिर आप इसके अंदर ट्राइंगल की तरीके से इसका डिस्टेंस सर्च करते ऐसे करके, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही डिस्टेंस होता है, हमें हमेशा उसे ही कैलकुलेट करना होता है। अब आइए अगला 84th हमारा क्वेश्चन है। 84th क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द कैरम गेम। सो दोस्तों कैरम में वो कह रहे हैं PQRSN आर प्लेइंग गेम ऑफ कैरम, जिसमें PR and SQ आर पार्टनर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि PR एंड SQ आर पार्टनर्स। तो कैरम में पार्टनर्स का पहले तो हम एक कैरम बना लेते हैं। तो दोस्तों कैरम में पार्टनर्स का एक रूल होता है कि पार्टनर्स ऑलवेज सिट अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के सामने बैठते हैं वो। तो हमारे को अब ये डायग्राम में इनकी पोजीशंस डालते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि दे विल बी सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। अब आए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है S इज टू द राइट ऑफ R हु इज फेसिंग वेस्ट। तो दोस्तों ये कह रहा है कि S जो है वो राइट R के राइट में है और वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं R यहाँ पे है, S इधर है, तो S इज फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, तो यहाँ पे आपका आ गया वेस्ट। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था डायरेक्शन हमेशा ड्रॉ कर लेनी चाहिए। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ नीचे, वेस्ट हमेशा नॉर्थ के लेफ्ट में और ईस्ट हमेशा नॉर्थ के राइट में। तो दोस्तों अगर वेस्ट यहाँ पर है, S यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो मैंने क्या आपको बताया जो सिटिंग पोजीशन ऑफ कैरम गेम होती है जिसमें पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। तो S का जो ऑपोजिट है वो क्या है, Q। तो Q S के सामने आएगा, ना कि S के यहाँ पे, यहाँ नहीं आएगा, सामने आएगा, क्योंकि कैरम में हमेशा पार्टनर्स ऑपोजिट बैठते हैं। R P, तो P यहाँ पे आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो हमारी सेटिंग हमें मिल गई है। अगला क्वेश्चन है देन Q इज फेसिंग टुवर्ड्स, तो Q जो है वो किस तरफ फेस कर रहा है, मैंने क्या बताया था, वेस्ट के ऑपोजिट आता है ईस्ट। सो द ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन एंड द आंसर इज ईस्ट। द Q इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। तो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, बट द पॉइंट इज कि आप लोगों ने वो कैरम वाले पार्ट को ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि कैरम में पार्टनर्स हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया तो फिर आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अब आ गया है इन सर्टेन कोड रोर ROAR इज रिटन एज उर्दू। अब दोस्तों इसका मैंने आपको तरीका बताया था, हमेशा अपना ABCD आप लिखने के लिए तैयार रहें, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। ABCD EFGHIJKLMNOPQR STUVWX Y और Z। अब आपने ABCD लिख लिया। अब आपने एक पैटर्न ढूंढना है इन दोनों वर्ड्स के अल्फाबेट्स के बीच में। तो आप देखिए R है, R यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद U आ रहा है, तो 1 2, तो U यानी 2 छोड़ के U उन्होंने लिया। अब इसको हम इससे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये पैटर्न सेम ऐसे ही चल रहा है। O है, O के भी 2 छोड़ के R आ रहा है क्या, 1 2, यस बिल्कुल आ रहा है। तो यानी इसका पैटर्न ये है कि जो ऊपर वाला वर्ड है उसके 2 छोड़ के अगला वर्ड है। A में भी देख लेते हैं, चलो A देखा 1 2, तो ये आ गया D। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। पैटर्न क्या है, जो भी ऊपर अल्फाबेट है उसके 2 छोड़ के जो अल्फाबेट आ रहा है वो नीचे उसका कोड चेंज हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है कि उर्दू का क्या बनेगा। तो दोस्तों जो पैटर्न है वो उसी पैटर्न पे चलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसके अकॉर्डिंग। तो U के 2 वर्ड के बाद क्या है, W V और W, तो आ गया X, बहुत बढ़िया। R के 2 के बाद क्या है, S और T, तो आ गया U। D के 2 के बाद क्या है, E F, तो आ गया G, और U के हमने पहले निकाल रखा था X। तो दोस्तों XUGX के हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन 2, जो 2 है XUGX एंड दैट इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस में यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप अल्फाबेट्स को जरूर लिख लें।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा सिलॉजिज्म से रिलेटेड। सिलॉजिज्म क्वेश्चंस आते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक डायग्राम बनाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है ऑल कैरेट्स आर बर्ड। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि जितनी भी कैरेट्स हैं वो सारी की सारी बर्ड्स हैं, यानी बर्ड जितनी कैरेट्स हैं वो बर्ड्स हैं। तो ये बन गया इसका डायग्राम, ठीक है। अगला वो कह रहा है सम टेलीफोन्स आर कैरेट। तो कह रहा है कुछ जो टेलीफोन है वो कैरेट हैं। तो आपका टेलीफोन जो है वो यूं आ जाएगा, क्योंकि कुछ टेलीफोन को कैरेट बनाना है। तो ये हो गया हमारा टेलीफोन। अब वो कह रहा है ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। तो जितनी भी बेडशीट्स हैं वो टेलीफोन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेडशीट्स। तो सारी बेडशीट जो है वो टेलीफोन है। ये आपका एक डायग्राम बन गया है प्राइमरी। तो दोस्तों अब कंक्लूजन पे हम लोग आना है। कंक्लूजन में आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है प्रोबेबल, यानी हो सकता है वाला। इसको हम हो सकता कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शंस होते हैं। डेफिनेट क्या होता है? बिल्कुल है, यानी वो है तो है, ऐसा ही है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या होता है जो डेफिनेट और प्रोबेबल्स के अंदर, कि डेफिनेट के अंदर जितना भी डायग्राम्स आप यानी कितने भी सर्कुलर डायग्राम्स बना लें, ये सारे के सारे सर्कुलर डायग्राम्स इस डेफिनेट स्टेटमेंट को प्रूफ करने चाहिए यस। यानी अगर देखिए मैंने ये डायग्राम है, मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ जैसे कि ये है। इसमें मैंने बोला था ना कैरेट बर्ड सारा सेम है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। कैरेट को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है, बर्ड्स को मैं यहाँ लगा लेता हूँ। फिर ये कह रहा है कि टेलीफोन है, तो ये ऐसे आ गया। अब इन्होंने कहा था कि सारी बेडशीट टेलीफोन भी, तो मैं बेडशीट्स को यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ। मगर ये दूसरा डायग्राम है और ये पहला डायग्राम है। तो डेफिनेट स्टेटमेंट के अंदर क्या है, ये दोनों डायग्राम के अंदर वो स्टेटमेंट प्रूव होनी चाहिए यह सही। और प्रोबेबल जिसके अंदर मे भी आ जाता है, ठीक है, ऐसे जो स्टेटमेंट्स है उसके अंदर इन दोनों में से कोई भी एक डायग्राम में भी अगर स्टेटमेंट ट्रू मानी गई तो वो राइट होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो डेफिनेट है या फिर प्रोबेबल है। प्रोबेबल का क्या है, उसमें हमेशा मे भी आ जाता है या फिर ऑप्शनल कुछ वर्ड आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन डेफिनेट स्टेटमेंट है सबसे पहला, जिसमें वो कह रहे हैं ऑल बेडशीट्स आर बर्ड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑल बेडशीट्स आर बर्ड, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है गलत, क्योंकि देखिए बेडशीट यहाँ पे है तो ऑल बेडशीट बर्ड्स तो नहीं हो रही। हाँ, इस डायग्राम में जरूर हो सकती है ऑल बेडशीट आर बर्ड, मगर हम लोगों को तो डेफिनेट स्टेटमेंट चेक करना है। डेफिनेट स्टेटमेंट में तो सारे डायग्राम्स में वो चीज़ प्रूव होनी चाहिए। तो ऑल बेडशीट्स आर नॉट बर्ड, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स। तो वो कह रहा है जो सम बेडशीट हैं वो बर्ड हैं। दोस्तों नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए ये अलग है, इससे दूर है बेडशीट बर्ड से, तो ये भी गलत हो गया। और डेफिनेट स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, प्रोबेबल नहीं कहा है, उन्होंने डेफिनेटली कहा है कि सम है। तो अब अगला चलते सम बर्ड्स आर टेलीफोन। तो ये सम बर्ड हैं जो कि टेलीफोन है। देखिए दोस्तों बिल्कुल है, देख रहे सही है ना। अगर इस डायग्राम में भी देखें तो देखिए बर्ड्स हैं और टेलीफोन हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टेलीफोन का डायग्राम ये वाला था। तो देखिए कुछ बर्ड्स हैं वो भी टेलीफोन हैं। तो ये जो थर्ड है ये सारे डायग्राम में सही आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। 4 है ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स। तो ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं, फोर्थ भी गलत है। तो दोस्तों जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर 3 है, थर्ड इज द राइट आंसर। तो आप लोग इसको मार्क करेंगे ओनली 3 फॉलोज। तो यानी इसका जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 हम लोगों का करेक्ट आंसर इसमें माना जाएगा। तो आप लोगों को समझ आया डेफिनेट और प्रोबेबल स्टेटमेंट के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंक्लूजन डेफिनेट है तो आपको सारे डायग्राम्स में उस स्टेटमेंट को सही प्रूफ करना है, और अगर आपका प्रोबेबल है यानी मे भी लगा दिया है तो फिर आप उसको एक भी डायग्राम में प्रूफ करेंगे तो वो सही माना जाएगा। यूजुअली मैक्सिमम स्टेटमेंट डेफिनेट होती हैं और डेफिनेट स्टेटमेंट्स को हमेशा सारे डायग्राम में सेम प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अगेन एक सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सम मैसेजेस आर व्हाट्सएप। तो इसको फिर से हम बना लेते हैं, ठीक है। सम मैसेजेस, ये एक मैसेजेस हैं, ये व्हाट्सएप है, ठीक है। तो ये मैंने व्हाट्सएप कर लिया यहाँ पे। अब वो कह रहा है ऑल हाइक्स आर व्हाट्सएप। तो जो हाइक है सारे के सारे वो व्हाट्सएप है। ये हाइक को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑल व्हाट्सएप और फेसबुक, जितना व्हाट्सएप है वो सारा का सारा फेसबुक है, ठीक है।
अब ये देखिए तो इसका फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। अब हमने देखना है डेफिनेट स्टेटमेंट्स पूछी गई है, प्रोबेबल्स। अगेन फिर से रूल क्या सेम है, डेफिनेट स्टेटमेंट्स के लिए आपके सारे डायग्राम्स उसके लिए करेक्ट होने चाहिए, और प्रोबेबल स्टेटमेंट्स के लिए आपका एक भी डायग्राम अगर सही हो गया तो आपकी वो स्टेटमेंट सही मानी जाएगी। तो अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, क्या पहला कंक्लूजन है, सम फेसबुक आर मैसेजेस, एक डेफिनेट स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्टली बोला गया सम फेसबुक आर मैसेजेस। तो देखिए सम फेसबुक आर मैसेजेस बिल्कुल सही है। आप इसको कितने भी प्रकार से बना लें, ये हमेशा सम फेसबुक मैसेजेस रहेगा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, कोई और इस तरीके का बन सकता है। तो देखिए ऐसे बन सकता है मैसेज जिसमें व्हाट्सएप आ गया, ठीक है, क्योंकि ऑल व्हाट्सएप और फेसबुक, तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप यहाँ पे आ गया, इसमें हाइक अंदर आ सकता है पूरा का पूरा, तो एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है ये। तो आप देखिए सब में ही जो है फेसबुक, कुछ फेसबुक, सम फेसबुक आर मैसेजेस, तो फर्स्ट इज राइट। ऑल हाइक्स आर फेसबुक, तो ऑल हाइक आर फेसबुक बिल्कुल है, क्योंकि जब तक व्हाट्सएप जो है वो इसके अंदर आ रहा है, देखिए इस डायग्राम में भी ऑल हाइक्स आर फेसबुक, इसमें भी आ रहा है देखो ऑल हाइक आर फेसबुक, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो ऑल हाइक आर व्हाट्सएप एंड ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक, तो सिंपल सी बात है ऑल हाइक इज गोइंग टू फेसबुक ओनली। तो आप क्वेश्चन है सम मैसेजेस आर हाइक, तो ये कह रहा है कि सम मैसेजेस आर हाइक, नहीं देखा हाइक अलग है, मैसेजेस यहाँ पे, हाँ इस वाले डायग्राम में तो है, मगर हम लोग डेफिनेट स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों डायग्राम में वो स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो यानी जो थर्ड है दैट इज रॉन्ग, यस थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। तो अब आ जाते हैं फोर्थ पे, सम मैसेजेस आर फेसबुक। देखिए सम मैसेजेस आर फेसबुक इसमें भी है, सम मैसेज आर फेसबुक इसमें भी है, तो दोस्तों फोर्थ इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होने वाला है थर्ड, यानी आपका ओनली 1, 2 एंड 4 फॉलोज। तो देखो आपने दोस्तों सीख लिया कैसे कितनी आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं इसको, सिलॉजिज्म के पार्ट को। इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। डेफिनेट स्टेटमेंट और प्रोबेबल स्टेटमेंट्स पे बस ध्यान रखिएगा, डेफिनेट स्टेटमेंट में सारे डायग्राम में वो स्टेटमेंट सही आनी चाहिए। दोस्तों अब आ जाते हैं हम सीरीज के क्वेश्चन पे, जहां पे दे आर सेइंग कि 4, 18, 100, 180 और 294 एंड 448। तो दे आर सेइंग कि आप लोगों को फाइंड करना है 418 के बाद जो ऑप्शन है उसको। तो दोस्तों सबसे जो इन चीज़ों को करने का तरीका रहता है वो हम लोगों का हमेशा रहना चाहिए एक पैटर्न ढूंढने का। तो मैं आप लोगों को एक पैटर्न ढूंढता हूँ, तरीका बताता हूँ, जो कि बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं। कई बार स्क्वायर्स में होते हैं, कई बार वो डिफरेंसेस की सीरीज में होते हैं, कई बार डिफरेंसेस के स्क्वायर होते हैं, होता सा कुछ है, कई बार स्क्वायर का कुछ माइनस होता है, कई बार स्क्वायर का कुछ प्लस होता है। तो जो ये आप ये जो सीरीज देख रहे हैं इसमें आप ध्यान देंगे, इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है, जो कि जैसे पहला है जो कि 4 है। 4 कैसे बना है, जो 2 की क्यूब है माइनस 2 की स्क्वायर है। 2 की क्यूब कितने होती है, दैट इज 8 माइनस 4 एंड आंसर इज 4। अब अगला आप देखिए 18 है, 18 क्या है, 3 की क्यूब है और माइनस 3 का स्क्वायर है, यानी आप देख सकते हैं 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 3 9 जो 27, 27 माइनस जो 9 है दैट्स गोइंग टू बी 18। अब जो अगला है आप देखिए पैटर्न सेम बन चुका है, आगे का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अगला जो ऑप्शन है उसको क्या करेंगे, 4 की क्यूब माइनस 4 की स्क्वायर। तो दोस्तों 4 की क्यूब कितनी होने वाली है, 64 और माइनस स्क्वायर 16, तो दैट इज गोइंग टू बी 48। तो दोस्तों जो यहाँ पे है दैट्स कमिंग टू बी 48। इसको आगे से वाले से चेक कर लेते हैं। 100 है, 100 क्या है, 5 की क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 की क्यूब होती है 125 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, so दैट इज 100। तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया कि एक डिजिट है एक एक इंक्रीज करे जा रही है, उसकी क्यूब है माइनस स्क्वायर है, तो वही देखते हुए हम लोग 48 को मानते हैं कि सही है। और 48 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, यस 48 दिया गया ऑप्शन ए के अंदर। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज 48। अब मैं सीरीज के बहुत अच्छे क्वेश्चन इस बार दिए हैं, आप देख के इनको करके खुश हो जाएंगे। और सीरीज के क्वेश्चन हर बार आते हैं, इजी, मीडियम, हाई लेवल डिफिकल्टी, हर पैटर्न के तरीके से वो आते हैं। तो अब हम एक फाइंड करते हैं मिसिंग नंबर, हमें फिर से फाइंड करना है। सीरीज दी गई है 3, 5, 5, 19, 7, 41 और 9। इसके हमें ये वाला नंबर जो फाइनल नंबर है उसको हमें इसमें फाइंड करना है। दोस्तों आप एक और तरीके का जो सीरीज का फॉर्म है वो ध्यान दीजिए, वो होता है डुअल सीरीज का। अब आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए 2 सीरीज बन रही है, एक देखिए 3, 5 दो इंक्रीज हो रहा है ना, 7 और 9। देखिए एक फर्स्ट सीरीज जो है वो तो है
हम लोगों की, जिसमें से निकल रहा है पैटर्न वाइज, दैट इज 3, 5, 7 और 9। क्या क्यों सीरीज है ये? क्योंकि देखिए इनमें डिफरेंस हमें 2 का सब में है ना। तो क्या होता है, सीरीज वही होती है जिसके अंदर कोई सेम चीज होती है। अब अगली जो सीरीज हम लोगों की बन रही है दैट इज 5, 19, 41 और हमको ये वाला फाइंड करना है। अब क्या करें, एक तरीका देखो, हमें इसमें कोई पैटर्न बनता नजर आ रहा है। 2, 2 की स्क्वायर प्लस 1, हाँ ठीक है, हो सकता है, बट आगे देखें तो 3, 3 की स्क्वायर, ना 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 नहीं है। तो क्या कुछ पैटर्न बनता रहा है? तो अगर कुछ पैटर्न नहीं बनता आ रहा हो ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा डिफरेंसेस फाइंड कर लीजिए। 5 है, इसमें 14 है, ठीक है, इसमें 22 है। तो दोस्तों आप एक डिफरेंस के अंदर फिर कुछ ना कुछ आप जो है सेम चीज फाइंड करने की कोशिश करिए। आप देखिए 14 और 22 जो है उसके बीच में 8 का डिफरेंस है। तो मैं एक 8 और लगा लेता हूँ इसके अगला, तो इसका अगला जो डिफरेंस होना चाहिए इन दो नंबर्स के बीच में होना चाहिए 30 का। तो मैं देखता हूँ कि 71 कोई ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें ऐड करूंगा तो 71 आ जाएगा। तो दोस्तों 71 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल दिया हुआ है। अरे वाह, तो 71 जो है इसका राइट आंसर है, एंड दैट इज ए। सिंपल सा फंडा, अगर आपको सीरीज में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो उसके डिफरेंस फाइंड कर लीजिए और आपको उसमें कॉमन मिल जाएगा। और आप जब ऐसे डिफरेंसेस में कॉमन फाइंड कर लेंगे तो आपको सीरीज में फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अब आ जाइए हमारे 90th क्वेश्चन पे। दोस्तों 90th क्वेश्चन जो हमारा है वो भी एक सीरीज है, दैट इज 1, 2, 6, 15, 31, 56 एंड 91। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसमें कुछ पूछ रहे हैं रॉन्ग वन फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग वन। इसमें हमें मिसिंग वन नहीं फाइंड करना, इसमें हमें रॉन्ग वन फाइंड करना है। तो आप देखिए इसमें क्या बन रहा है। दोस्तों मेरे को तो बहुत ही सिंपल सा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं एक बड़ा ही अच्छा सा फंडा है इन सब के अंदर। ये देखिए आपको सीरीज में कुछ सेम नहीं दिख रहा होगा, है ना, मगर फिर से मैंने क्या बोला, जब सीरीज में कुछ सेम नहीं दिख रहा तो डिफरेंस पे ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा है कितना, 9 है, ठीक है, इनके बीच का हमारा डिफरेंस 9 है ना। इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस कितना है, 16 है, ओके। इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस कितना है, 25 है, ठीक है। इन दोनों के हमारे बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के हमारे बीच का डिफरेंस है, करके देख लेते हैं, 91, 56। तो मैं यहाँ पे कर लिया 8, 11 गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 5, 8, 5, 3, 35। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 35। दोस्तों एक चीज़ देखिए, अब देखिए पैटर्न नजर आ रहा है, ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मगर ये कोई स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों जो ये अगर 6 का स्क्वायर होता तो 36 होता और यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 92। तो दोस्तों ये जो 91 है यही गलत है। बाकी देखिए सबका पैटर्न बन रहा है कुछ ना कुछ। 91 का पैटर्न गलत है, इस जगह पे 92 आना चाहिए था। तो हम लोगों का जो आंसर इसमें होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है हम लोगों का आंसर डी जो आंसर है इसका राइट आंसर है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने सीरीज इसमें करी है, अलग अलग प्रकार की और इतनी वैरायटी ऑफ सीरीज, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस नॉट सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। दोस्तों ये जो है एक फंडामेंटल राइट है। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस फंडामेंटल राइट की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से आर्टिकल में आता है और उसके कौन से क्लॉज में ये आता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। प्रिंसिपल कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई भी क्राइम करा तो उस समय जो क्राइम की पनिशमेंट, जिस समय आपने क्राइम करा, एट द कमीशन ऑफ द क्राइम, जो पनिशमेंट उस क्राइम की है आप उसी के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके आगे यानी ड्यूरिंग द ट्रायल अगर वो पनिशमेंट चेंज हो जाती है सरकार द्वारा तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपने जब किसी का मर्डर करा तो उसकी सजा 5 साल थी उस समय जब आपने मर्डर करा, मगर जब आपका कोर्ट में केस चल रहा था उस दौरान सरकार ने वो कानून बदल दिया और उस मर्डर के लिए सजा 10 साल कर दी। मगर आपको कौन सी सजा मिलेगी, 10 साल या 5 साल? दोस्तों आपको 5 साल सजा मिलेगी। यही वो प्रिंसिपल है और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में दिया गया है कि हर बंदा सिर्फ उसी सजा के लिए लाइबल है जो उस समय उसको ड्यूरिंग द क्राइम, जो कोर्स ऑफ क्राइम है उस समय जो एप्लीकेबल है एट द लॉ ऑफ द लैंड। तो आइए अब हम फैक्ट पढ़ते हैं। हम बोलते हैं 16 साल का बॉय ऑफ 16 ईयर वाज कन्विक्टेड ऑफ हाउस ट्रेसपास एंड थेफ्ट। He was sentenced to imprisonment for 6 months and fine was also imposed. After judgment, the probation of offender act came.
into force. It provided that a person below 21 years may not ordinarily be sentenced to imprisonment. Now the boy claims the benefit of this act. दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कहते हैं, ये सर ने तो बोला था कि अगर सज़ा आपकी जो उस समय क्राइम के समय पे जो आपकी सज़ा है आपको वही मिलेगी, और फिर अगर लॉ चेंज हो जाता है तो वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा. और मैं तो जबकि ट्रायल की बात कर रहा था, इस क्वेश्चन में तो बोला गया कि सेंटेंस भी हो चुका है, यानी उस बच्चे को सज़ा हो चुकी है. मगर एक इसमें छोटा सा क्लीशे, एक छोटा सा क्लॉज है, आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. इसका राइट आंसर जो है वो बी है. एज पर द गिवन प्रिंसिपल बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट फैक्टो लॉ कैन बी अप्लाइड टू हिज सेंटेंस. दोस्तों जब बात आती है ट्रायल के बढ़ने की, यानी सजा के बढ़ने की, यानी पनिशमेंट के बढ़ने की, तो ये लॉ एप्लीकेबल होता है. मगर जहां पे ट्रायल के घटने की या किसी बेनिफिट की बात आती है तो इस लॉ को एट दी विजडम ऑफ कोर्ट रखा जाता है. यानी फिर वो कोर्ट डिसाइड कर सकती है, वो लॉ जो बनता है वो लॉ अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है कि क्या उसका बेनिफिट दूसरे व्यक्ति को मिलेगा. तो इसके अंदर क्या है, वो बच्चा 16 साल का था उस समय जब वो क्राइम उसने किया था, तब सजा होती थी. मगर बाद में लॉ पास हुआ कि 21 साल के नीचे के लोगों को उस लॉ के लिए सजा नहीं मिलेगी. तो ये बच्चे का बेनिफिट हो रहा है इसके अंदर. तो क्या होगा, बेनिफिट के टाइम पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रिमिनल. क्योंकि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो व्यक्ति को दूसरा मौका और उस व्यक्ति को सुधरने का एक चांस देने के तरफ इंडिकेट करता है हमेशा. इसलिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर जब बेनिफिट की बात आएगी तो थोड़ा सा लॉ को बेंड कर दिया जाता है. मगर अगर वहां पे सिवियरिटी की बात आएगी, यानी सजा बढ़ने की बात आएगी, तो फिर ऐसा नहीं होता. तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको गांठ बांध लीजिएगा. इसके आंसर बी है, बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा और वो रिहा भी हो सकता है. दोस्तों अगला क्वेश्चन है 92. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल राइट टू कैरी एनी ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस सब्जेक्ट टू द इंपोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट. अगेन दिस इज अ फंडामेंटल राइट. किस राइट के अंदर आता है, ठीक है, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है. ये आप लोगों के लिए होमवर्क की तरह मैं दे रहा हूं. अब आता है इसके फैक्ट. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैन्स ऑल हैवी मोटर व्हीकल व्हिच डू नॉट कन्फर टू पॉल्यूशन नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जेड अ ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस अ बैन एज इट वॉलेट्स हिज राइट टू कैरी हिज बिजनेस. दोस्तों इंडिया में फंडामेंटल राइट के अंदर टू कैरी एनी ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन हमेशा एक गारंटीड राइट है. मगर हमेशा उस पे उसके एक्सेप्शंस होते हैं. एक्सेप्शंस के अंदर आप अगर आर्टिकल में पढ़ेंगे तो एक्सेप्शंस के अंदर गवर्नमेंट फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर पर्पस ऑफ द स्टेट, उन जो बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आपको करने से रोक सकती है. जैसे कि न्यूक्लियर का एक बिजनेस हम लोग ले लें. न्यूक्लियर का बिजनेस जो है वो क्या कहते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी का बिजनेस है. तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि भैया मैं तो कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ एज पर आवर फंडामेंटल राइट्स, तो इसलिए मैं न्यूक्लियर का बिजनेस करूंगा. तो सरकार ने वो जो अथॉरिटी अपने पास रखी है, उसी तरीके से कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कई सारे बिजनेस ऐसे हैं. तो इसके अंदर क्या है, सरकार ने पॉल्यूशन के रिलेटेड एक लॉ निकाला है जिसके अंदर जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनको पॉल्यूशन के चक्कर में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक तरीके से बैन कर दिया है. तो अब इसके अंदर जो बंदा हैवी ट्रक व्हीकल्स का जो काम कर रहा था वो अपना फंडामेंटल राइट फॉर टू डू एनी ट्रेड और वो कर सकता है. दोस्तों नहीं, अगर रीजनेबल रीजन है. आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अंडर रीजनेबल सर्कमस्टांसेस अगर किसी प्रोफेशन को बैन किया जा रहा है तो वो प्रोफेशन बैन करा जा सकता है. दोस्तों ये रीजनेबल है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पॉल्यूशन को देखते हुए हैवी मोटर व्हीकल्स के को बैन कर दिया है. एक रीजनेबल है क्योंकि अगर पॉल्यूशन होगा तो आगे पब्लिक के लिए नुकसानदायक होगा. ऐसे कोई किसी सरकार का कोई ऑटोक्रेसी विम या कोई ऐसा नहीं था कि कोई अपनी मनमर्जी से उन्होंने बिजनेस बदल दिया. ये बिजनेस बदला गया फॉर पब्लिक गुड, ये बिजनेस बदल गया फॉर रीजनेबल रीजंस. तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है वो सही है. द बैन इज जस्टिफाइड एंड जेड राइट टू कैरी बिजनेस इज नॉट एब्सोल्यूट. दैट इज द राइट आंसर की जो राइट टू कैरी एनी ट्रेड और बिजनेस इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट्स अंडर एक्सेप्शन. ठीक है, अब अगला 93 पे हम चलते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम and all the laws in violation of the provision of the constitution are void. A client can exercise his fundamental right to have a lawyer of his choice provided that the particular lawyer is in position to defend him. Okay, अब इसका फैक्ट हम पढ़ते तो constitution of country and confers upon its citizen a fundamental right to be represented by a lawyer. तो आपने बताना है ये किसके अंदर आता है, किस DPSP के अंदर आता है. देखो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा DPSP है, मगर आपको बताना है कि किसके अंदर आता है कमेंट बॉक्स में. ठीक है, फंडामेंटल राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर ऑफ देयर ओन चॉइस इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग. अ सिटीजन गया राम एक्यूज crime
engaged a famous criminal lawyer by name Taneja to defend him just on a trial was to begin. Taneja's house was raided by income tax authorities and he was detained by them in that connection. Gayaram moved a petition in the court that he was entitled to be represented by Taneja and therefore the letter should be released so as to enable him to argue the former's case decide in the light. दोस्तों आप ऊपर पढ़े हमारे प्रिंसिपल के अंदर लास्ट लाइन है पढ़े क्या लिखा है, अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस प्रोवाइडेड इज अ कंडीशन. क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर लॉयर इज इन पोजीशन टू डिफेंड हिम. यानी वो जो पर्टिकुलर लॉयर है वो पोजीशन में भी होना चाहिए उसे डिफेंड करने के लिए. मगर तनेजा को तो इनकम टैक्स ने गिरफ्तार कर लिया है और अब तनेजा गयाराम के लिए आ नहीं सकता कोर्ट में, तो फिर वो जो पोजीशन में नहीं है गयाराम को डिफेंड करने के लिए, तो गयाराम अपने फंडामेंटल राइट को कहां से इन्वोक कर रहा है. तो ये इसका जो आंसर है वो बी है. इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैज नॉट वायलेटेड गयाराम्स फंडामेंटल राइट. और गयाराम कोई और लॉयर ढूंढ ले क्योंकि अब तनेजा नहीं आने वाला बाहर. दोस्तों 94th क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर लॉ. ठीक है, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल बिफोर लॉ. द इनकम टैक्स एक्ट हैपेंस टू प्रोवाइड दैट दोज हुज एनुअल इनकम इज अप टू 60,000 शैल पे 10% ऑफ देयर इनकम एज tax, and those whose annual income exceeds 60,000 should pay 20% as the tax, and those whose income exceeds rupees 60,000 challenge this legislation on the ground that it's violation of the principle. दोस्तों अब वही बात है, एवरीवन इज बिफोर इक्वल बिफोर लॉ, मगर आपको पता होना चाहिए जो आप एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ के आगे भी कुछ लाइंस लिखी गई हैं. आप आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, बट वो भी सब्जेक्टेड है, सब्जेक्टेड टू कंडीशंस है. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बोलें कि भैया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. बट जहां पे किसी के अपलिफ्टमेंट की बात आती है, जहां पे किसी व्यक्ति को जो कमजोर है, जो दबा कुचला है, अगर उसके अपलिफ्टमेंट की बात आती है तो रीजनेबल आप उसको जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है आप उसको रीजनेबली अफेक्ट कर सकते हैं. एससी, एसटी, ओबीसी बहुत सालों से, बहुत समय से हमारे देश में प्रताड़ित थे, तो उनको जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट की बात आई है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हम लोग नहीं कर सकते, उनको हमें स्पेशल प्रेफरेंस देना पड़ेगा. उसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर 60,000 की इनकम से नीचे वाले लोग हैं, वो सरकार की नजर में दबे कुचले हैं, या तो उनको अपलिफ्टमेंट या उनको हेल्प की जरूरत है, इसलिए सरकार उनसे कम टैक्स ले रही है, और जो लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं सरकार उनसे ज्यादा टैक्स ले रही है. तो जो इसका आंसर बी है वो सही है कि वो लोग दे विल नॉट बी सक्सीड बिकॉज द पीपल हु अर्न्स मोर देन 60,000 आर नॉट इक्वल टू द पीपल हु अर्न लेस देन 60,000. सो द आंसर बी इज द राइट आंसर. Principle. The judgment passed by the Honorable Supreme Court are binding in all courts presiding over case of similar facts and circumstances. Okay. अगेन कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको बोला मैं लीगल पॉलिटी के प्रिंसिपल क्वेश्चंस करा रहा हूं आपसे, ये आ जाते हैं, आप पढ़ के आइए कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात करता है अपना हमारे सुप्रीम कोर्ट के लीगल बाइंडिंग डिसीजंस की, और वो आर्टिकल क्या है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें. ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन ओवररूल इट्स ओन प्रीवियस जजमेंट प्रेसिडेंट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू इट्स ओन प्रेसिडेंट. तो सुप्रीम कोर्ट अपने प्रेसिडेंट्स के लिए बाउंड नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अपने प्रेसिडेंट्स को ओवररूल कर सकता है. तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन. पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर वाज प्रिपेयर्ड इन 1993 इन विच 75 कैंडिडेट्स वर कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट. आउट ऑफ दिस पैनल 15 वर ट्रेन्ड candidates, but only 2% normal vacancies were filled up by trained candidates. Other candidates filed writ petitions before the Honorable Supreme Court of India for their appointment to the post, but their appointment was rejected by the court in previous case of the same type. The petitioner had been given relief by the Honorable Supreme Court of India. Hence, the lawyer for the petitioner referred the case, but the court didn't accept it. दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है. प्रिंसिपल ऑलरेडी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस के लिए बाइंडिंग नहीं है. प्रीवियस डिसीजन में चाहे सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स को बेनिफिट दिया हो, मगर उन्होंने इसमें मना कर दिया है. लॉयर वो पिछले डिसीजन को कोर्ट कर रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जब अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, उनके प्रेसिडेंट्स उनके लिए बाइंडिंग नहीं है, वो अपने आप को ओवररूल कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पावर का यूज करा है, एंड द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द पेटिशनर्स विल नॉट सक्सेसफुल, will not get succeed. अगला क्वेश्चन है, any person who interferes with discharge of duties by public servant is liable for punishment. Principle 2 है इसके अंदर, nothing is an offense if person who committed it was unable to appreciate the consequences of his act due to intoxication, provides such intoxication while information against his will and without his consent. इसमें दो चीजें, आप पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ अगर कुछ करते हैं ऑन ड्यूटी तो आप पे कार्रवाई होगी, मगर अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, और क्या है इंटॉक्सिकेटेड, अपनी विल के अगेंस्ट है, किसी ने आपको जबरदस्ती इंटॉक्सिकेट करा दिया, तो उस केस के अंदर आप अपना रेमेडी फाइल कर सकते हैं और बच सकते हैं. तो अब इसमें फैक्ट है, मोहनदास गॉट ड्रंक ऑफ हिज ओन violation on his way back home, assaulted the police officer, is prosecuted intimidating public servant. Is Mr. Mohandas liable? Simple सा आंसर है yes, Mohandas is liable for punishment as intoxication was
नॉट इनवॉलंटरी एंड ही इंटरफर्ड विद द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। आप देख सकते हैं कि ऊपर ए ऑप्शन में भी सेम चीज लिखी गई है, बट उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि इसमें प्रिंसिपल से मैच करता हुआ। देखो, जब भी आप प्रिंसिपल और ऑप्शंस करें, कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे दोनों ऑप्शन ही सही है, मगर आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल है। अब इसमें नियरेस्ट क्या है कि इसमें उन्होंने बताया कि ही वॉज ड्रंक ऑफ हिज ओन विल, ठीक है, he was not drunk involuntarily, he was voluntarily drinking, तो ये बहुत क्लोज है टू द प्रिंसिपल, तो सी इज द राइट आंसर, ए को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। 97 इज द क्वेश्चन, एनी पर्सन हु इंटरफेयर्स विद द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट for punishable, nothing is an offense of person committed with winnable, appreciate the consequence of his act due to intoxication provided। अब ये एक तरीके का सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कृष्णा की बात आ गई है। कृष्णा got drunk of his own violation and on his way back home he assaulted policeman, he persecuted the independent police servant, तो इसका आंसर भी जो है सी है, yes, कृष्णा is liable for punishment as he got drunk of his own violation। अब अगला क्वेश्चन है, एनी पर्सन में यूज रीजनेबल फोर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी और पर्सन। दोस्तों इसमें आप ध्यान रखिएगा, रीजनेबल फोर्स की बात कीजिएगा। जब भी आप प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं, रीजनेबल फोर्स इज द मेन पॉइंट। आप पे अगर कोई गोली से हमला कर रहा है तो आप तभी उस पे गोली से हमला कर सकते हैं। अगर कोई आपको मुक्के मार रहा है, आप घर से अपने प्राइवेट डिफेंस में गोली निकालने आए, तो वो आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। इसमें हाउएवर द फोर्स एम्प्लॉयड मस्ट बी द प्रोपोर्शनेट, मैंने क्या बोला, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, यानी आप पे कोई गोली से हमला कर रहा है तो आप उस पर गोली से हमला करें, मगर कोई अगर आपको मुक्का मार रहा है तो ये नहीं है कि आप अपनी गोली निकाल लें। अब क्वेश्चन क्या है, कृष्णा वॉज वॉकिंग लोनली ऑन द रोड, मनियान केम विद अ नाइफ एंड सेड टू कृष्णा योर लाइफ और योर पर्स। कृष्णा पुल्ड आउट हिज रिवॉल्वर ऑन सीइंग इट, मनियान रैन एंड शॉट मनियान हिज लेग्स। डिसाइड। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है, प्राइवेट डिफेंस के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये है कि जब आप प्राइवेट डिफेंस तभी अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एकदम योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल और आप बस खतरे में हैं। आप ना पुलिस को यानी पब्लिक अथॉरिटी को किसी को फोन नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते, आप कोई और चारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तभी आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे। बट आप इस केस को देखें, क्या कृष्णा की जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि दैट हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉल? ऐसा नहीं था। कृष्णा ने जैसे अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली तो मनियान भागना शुरू कर चुका था। अब मनियान जब भाग रहा है तो क्या कृष्णा किसी खतरे में है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, प्राइवेट डिफेंस में अगर आपने किसी को डरा दिया और वो व्यक्ति भाग रहा है, फिर आप अपना प्राइवेट डिफेंस के अंदर कोई एक्ट उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो है वो आपके पास आया है और उसने आप पे अटैक किया है या कुछ किया है, आप उस समय में ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि आप पुलिस को बुला सकें या कुछ करा सके, तो ही आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। अब जब वो व्यक्ति मनियान भाग रहा है तो सिंपल सी बात है, कृष्णा पुलिस को भी कॉल कर सकता था, कृष्णा हेल्प मांग सकता था, मगर कृष्णा चोज टू शॉट हिम। चाहे उसने लेग पे शूट किया है, बट कृष्णा इज लाइबल। तो इसका जो आंसर है, कृष्णा विल बी पनिश एज द फोर्स एम्प्लॉयड वाज डिसप्रोपोर्शनेट टू द एप्रहेंडेड इंजरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि कृष्णा की जो अपना वो है डिफेंस है वो डिसअप्रोप्रिएट। अब आप देखिए उसमें डी आंसर भी बिल्कुल सेम है। एज मनियन रेंट टू स्किप देयर वाज नो लॉन्गर थ्रेट टू कृष्णास प्रॉपर्टी, सो कृष्णा विल बी पनिश्ड। मैंने क्या बताया, सी और डी में आप कंफ्यूज होते हैं कि दोनों बहुत क्लोज है, मगर विच वन इज क्लोजर टू द प्रिंसिपल? इट्स सी। सी इज क्लोजर टू द प्रिंसिपल क्योंकि इसमें डिसप्रोपोर्शनेट की बात कर दी गई है और प्रिंसिपल में प्रोपोर्शनेट की बात की गई है, इसलिए जो सी ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन इजी है, ऑप्शंस में घेर रहे हैं आपको, ऑप्शंस बहुत क्लोज इनफ दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप डी मार्क करेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि सी इज मोर क्लोजर टू द प्रिंसिपल। जब मैं लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस करता था, हमेशा मेरे साथ एक गलती होती थी कि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कौन से ऑप्शन को चूज करूं। मैं हमेशा कंफ्यूज होता था और बहुत बार गलती करता था क्योंकि मैं अपने दिमाग से चलता था। आपने प्रिंसिपल पे फोकस रखना है, जो ऑप्शन प्रिंसिपल के क्लोज है वही ऑप्शन को आपने मार्क करना है। दूसरा ऑप्शन चाहे आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो, आपने उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ प्रिंसिपल के क्लोज ऑप्शन को आपने मार्क करना है। और क्वेश्चन 99, everybody is entitled to use reasonable force to protect his life and property. The force used should be proportionate to the danger posed. अब इसमें देखिए सेम वाला क्वेश्चन है, इसमें नंजप्पा was sleeping in his areca garden to protect the areca crop from thieves. At midnight he woke up by the noise of areca bunches falling down, saw a few dark people armed with machetes. They apparently did not notice Nanjappa's presence. Nanjappa shot at them with his gun. The shot killed one of the thieves and the other fled from the scene. Nanjappa was sought to be prosecuted by the police for culpable homicide. अब आप इसमें देखिए,
नंजप्पा, मैंने क्या बताया, जब आप प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है उस प्राइवेट डिफेंस को, मतलब आपके पास कोई भी चांस नहीं था कि आप कोई और मीडियम यूज कर सकते थे, आपको प्राइवेट डिफेंस ही यूज करना पड़ा। यानी आप पुलिस को नहीं बुला सकते थे, आप किसी की मदद नहीं मांग सकते थे, आप भाग नहीं सकते थे, तभी जाके आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। मगर नंजप्पा के केस में आप नोट करिए, जब उसने देखा रात को कि उसके घर में रॉबरी हो रही है, यानी उसके जो फार्म है उसमें चोरी हो रही है, तो वो दो काम कर सकता था जो उसने नहीं करे। पहला काम वो पुलिस को फोन कर सकता था, दूसरा काम अगर उसके पास वेपन था वो हवा में शूट कर सकता था, बट ही चोज टू शूट डायरेक्टली एट द रॉबर्स एंड ही किल्ड द रॉबर्स। इसके अंदर उसने सिंपल प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है कि हिज बैक वाज नॉट अगेंस्ट वॉल, ही हैड ऑप्शन, ही हैड मल्टीपल ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, जहां से वो अपने आप को इस सिचुएशन से पुलिस की मदद से या लोगों की मदद से या किसी तरीके से हवा में शूट करके निकाल सकता था, बट ही चोज टू शॉट देम। तो हियर नंजप्पा is going to be liable for culpable homicide. Again option A and C are very close, but you will choose option C because उसमें disproportionate की बात की गई है and principle के अंदर proportionate बोला गया है। Friends, last question, 100th question. Whoever intends to take dishonestly any property out of the possession of any other person or moves that property for such taking is said to commit a theft. This is a question for IPC. Suresh went into the house of his friend Ramesh to discuss some important matter. Since Ramesh was not at home, Suresh waited for him in the latter's drawing room. When Ramesh didn't come, Suresh took out a pen from Ramesh's table, wrote down a message and went home. While going back home by force of habit, he just dropped the pen into the pocket. Subsequently, he forgot about it. Since the pen happened to be very valuable to Ramesh, complained to police and the police traced the pen in Suresh's house. So will Suresh going to be liable for theft? Theft का principle पढ़िए क्या है? Whoever intending to take dishonestly, इंटेंशन इज देयर, यानी आपकी मंशा होनी चाहिए वो क्राइम करने की। क्या इस केस के अंदर सुरेश की मंशा थी वो क्राइम करने की? बिल्कुल नहीं। सुरेश ड्रॉप्ड पेन इज इन पॉकेट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज हैबिट। हैबिट के अंतर्गत उसने पेन को अपनी जेब में डाल दिया, ना उसकी चोरी करने की इच्छा थी ना उसका मन था, यानी इंटेंशन वाज नॉट देयर। सिंपल सा बात है, इंटेंशन नहीं है, सुरेश लायबल नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट, सी इज द राइट ऑप्शन। सुरेश डिडंट कमिटेड थेफ्ट बिकॉज ही डिडंट हैव द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। दोस्तों, ड्यूरिंग योर लीगल एंड प्रिंसिपल क्वेश्चंस ऑलवेज स्टिक टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंदर छोटे छोटे वर्ड्स की डिटेल है। इसमें देखिए इंटेंडिंग लिखा हुआ एक वर्ड है जिसने पूरे के पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल दिया। आप अगली लाइन में देखेंगे तो लिखा हुआ था कि वो प्रॉपर्टी उसने, आपने किसी और व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी ले ली है और वो काम सुरेश कर चुका था, वो पेन उसके दोस्त के घर से वो ले जा चुका था, बट इंटेंशन वाज मिसिंग, सो देयरफॉर सुरेश इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थेफ्ट। सो दोस्तों, विद दिस वी हैव कंप्लीट ऑल आवर 100 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हो। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा चैलेंजिंग था, दिमाग को घुमाने वाला था और मैं धीरे धीरे करके लेवल राइज कर रहा हूं। मेरे पिछले दो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान थे, बच्चों ने 76, 80 क्वेश्चन राइट करे हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं भी देख पाऊं कि मैंने कैसा क्वेश्चन पेपर सेट किया था और आप लोगों को चैलेंज कर पाया, आप लोगों की नॉलेज को चैलेंज कर पाया कि नहीं। और अगला क्वेश्चन पेपर में और लेवल इंक्रीज करूंगा और क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट मैं बनाने वाला हूं। सो दोस्तों, विद दिस आई विल फिनिश ऑफ। एक और अनाउंसमेंट आपको करता हुआ जाता हूं कि मैं बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की वीडियो लाने वाला हूं और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक इट, डू शेयर इट। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं इधर उधर, तो आप मेरे मॉक टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करें और मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बच्चे इन मॉक टेस्टों के लिए 500, 100 रुपए बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। आई वांट कि ये सर्विस उनको लोगों को फ्री मिले। सो दोस्तों, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।